अंदाजे बयां हर चीज को नया कर देती है, वरना इस जमाने में कोई बात नई बात नहीं। आज हम लोग उसी संधि को पढ़ेंगे, लेकिन एक अलग वे में पढ़ेंगे। समझेंगे कि वास्तव में ये जो संधि या जो हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं वो भी एक आम सब्जेक्ट की तरह है। आम सब्जेक्ट का आशा मेरा, जैसे बहुत सारे बच्चे मैथ्स को बहुत टफ सब्जेक्ट मानते हैं, वास्तव में हिंदी भी बिल्कुल मैथ्स की तरह है कि अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो फिर आपको आसानी हो जाती है शब्दों को समझने में, उन्हीं शब्दों से नए शब्दों को निर्माण करने में। संधि होती क्या है वास्तव में? तो संधि का अर्थ सामान्य रूप से तो संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़ा। थोड़ा लिखते भी चलेंगे ताकि आप लोग समझ पाए। तो संधि का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है मेल या तो होता है जोड़। जोड़ का अर्थ कुछ लोग जोड़ का अर्थ योग से भी रिलेट करते हैं, तो हाँ बेशक योग भी कर सकते हैं। देखिए हमारे पढ़ाने के जो ट्रेंड होता है उसमें क्या रहता है कि पहले हम जान लेते हैं कि शब्द के बारे में कौन कौन सी जानकारियां हम लोग जुटा सकते हैं। जैसे आपके सामने शब्द ही लिखा है संधि, तो पहले शब्द को आप लोग पहचान लो कि शब्द क्या कह रहा है, उसके बाद समझो कि उसके अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है। जब आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो फिर आपको अपने पढ़ाई के अध्ययन में इंटरेस्ट अपने आप आ जाता है। ठीक, देखते हैं। जैसे शब्द लिखा है संधि, इसका हमने जब कहा कि अर्थ क्या होगा तो इसका अर्थ होगा मेल, या तो अर्थ क्या होता है इसका जोड़। फिर इसी संधि का अगर हम कहें कि विलोम क्या है, संधि का क्या विलोम, तो आपने सुना होगा कि शब्द के विग्रह किए जाते हैं, तो इसी संधि का जो विलोम होता है वो होता है विग्रह। दूसरा, एक शब्द समास के साथ प्रयोग किया जाता है, समास विग्रह, तो वास्तव में समास का विलोम विग्रह नहीं होता बल्कि विग्रह विलोम होता है किसका? संधि। दूसरा, एक शब्द जो संधि के साथ ही प्रयोग किया जाता है वो शब्द है विच्छेद। आपने सुना होगा कि शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो वो होता है शब्दों को अलग अलग करना। संधि का अर्थ क्या है? मेल या जोड़ना। विग्रह या विच्छेद का अर्थ है शब्दों को तोड़ना। शब्द भी टूटेंगे, लेकिन शब्द कैसे? दो अर्थपूर्ण शब्दों में, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। देखिए दूसरा, इसी संधि शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? आपने शब्द सुना संधि, तो जो इसका अर्थ होता है वही इसके पर्याय के रूप में भी आप याद कर सकते हैं कि संधि का अर्थ मेल या जोड़, समानार्थी भी कह सकते हैं, पर्यायवाची भी कह सकते हैं। तो इसलिए पर्याय को हम डायरेक्ट रिलेट कर ही देते हैं इसी के शाब्दिक अर्थ से। अब समझिए मुख्य रूप से कि वास्तव में संधि है क्या। आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो आप लोग जानते हैं कि राजाओं के बीच युद्ध होते थे, फिर कुछ युद्ध ऐसे भी समाप्त होते थे कि उनके बीच संधियां होती थी। तो संधि का अर्थ मुख्य रूप से क्या है कि कोई एक पक्ष है, कोई दूसरा पक्ष है, उन दोनों पक्षों के बीच कोई भी समझौता हो जाए, वही प्रक्रिया कहलाती है संधि। इसी संधि को अगर हम जीएस के बायोलॉजी से रिलेट करें तो एक हड्डी होती है, दूसरी हड्डी होती है, एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी होती है, उस प्रक्रिया को भी क्या कहते हैं? संधि। दूसरा, तीसरा उदाहरण समझिए, एक मांसपेशी है, दूसरी मांसपेशी है, वो अलग से अलग हो गई है, आप डॉक्टर के पास पहुंचे तो वो भी क्या करेगा? संधि। तो मुख्य रूप से संधि का अर्थ है कि दो पक्षों का जुड़ना, लेकिन जुड़ने के बाद कुछ ना कुछ परिवर्तन हो तो वो प्रक्रिया कहलाती है संधि। जैसे संधि को अगर हम दो शब्दों के बीच में तोड़ें तो पहला शब्द आता है सम और दूसरा शब्द आता है धी। ये दोनों मिल करके एक शब्द का निर्माण करते हैं और शब्द कहलाता है संधि। संधि है क्या? तो हमने बता दिया कि दो पक्षों के बीच होने वाला समझौता या मेल या जोड़ ही क्या कहलाएगा? संधि। अब वो दो पक्ष हिंदी में नहीं होते, हमने बताया कि दो पक्ष तब होंगे जब वो युद्ध हो। उसी को अगर हम हिंदी में लेकर के आए तब आप समझिए कि दो पक्ष तो होंगे, लेकिन वो दो पक्ष डिवाइड हो जाएंगे शब्द में, कि कोई एक शब्द रहेगा, कोई दूसरा शब्द रहेगा, दोनों शब्द आपस में कुछ साझा करेंगे, उनके मिलने से, उनके योग से फिर कुछ विकार होगा, और जो विकार होगा वही परिवर्तन क्या कहलाएगा? संधि। जैसे आगे हमने लिख रखा है, एक तो परिभाषा, तो परिभाषा का अर्थ क्या है कि एक तो दो अर्थपूर्ण शब्द जुड़ने चाहिए। कैसे शब्द? जो दो अर्थपूर्ण शब्द हो, एक ये पक्ष हो
दूसरा ये पक्ष हो, और पक्ष का अर्थ है कि अर्थपूर्ण शब्द हो, और ये भी अर्थपूर्ण शब्द हो और दोनों जुड़ जाएं, फिर जुड़ने के बाद कुछ परिवर्तन हो तो प्रक्रिया कहलाती है संधि। तो दो अर्थपूर्ण शब्दों का योग, शब्दों का विकारित योग, विकारित योग ही क्या है? संधि। इस प्रकार की परिभाषा आपने शायद पहले ना पढ़ी हो, देखिए समझिए। हमने कहा कि दो अर्थपूर्ण शब्द, कोई एक शब्द आगे उदाहरण के माध्यम से भी समझाएंगे, कोई एक शब्द होगा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक उदाहरण लेकर के चलते हैं कि पहला शब्द हमने लिख दिया राम और दूसरा शब्द लिख दिया अयन। दूसरा शब्द क्या लिख दिया? अयन। सबसे पहली संधि की शर्त क्या है? दो अर्थपूर्ण शब्द होने चाहिए। अब आपको पता है कि राम भी क्या है? अर्थपूर्ण शब्द है, संज्ञा है। अयन क्या है? अर्थपूर्ण शब्द है, संज्ञा है। तो दो अर्थपूर्ण शब्दों का विकारित का अर्थ है कि जब योग हो तो कुछ परिवर्तन हो। यहां से आप देखेंगे कि मां के बाद इसके साथ एक स्वर शामिल है, छोटा आ। इधर देखेंगे कि इसका पहला वर्ण कौन सा है? छोटा आ। जब ये दोनों आ और आ मिल गए तो मिल करके बनाए दीर्घ आ, और दीर्घ आ फिर बाद में मात्रा रूप में मां के साथ जुड़ करके एक शब्द बनाया, और शब्द वो बना रामायण, या वो शब्द बना रामायण। अगर रामायण शब्द लिखा है तो वर्तनी की दृष्टि से यही सही होता है, लेकिन चूंकि आम बोलचाल की भाषा में इस रा का परिवर्तन नाम में तद्भव रूप में कर दिया जाता है, तो कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है। सही आपका दूसरा वाला ही रहेगा। तो दो अर्थपूर्ण शब्द मिले, उनके मिलने से, दोनों पक्षों के मिलने से कुछ परिवर्तन हुआ। उस परिवर्तन के बाद एक शब्द बना, और वो शब्द की बनने की प्रक्रिया क्या कहलाई? संधि। इसी की एक दूसरी परिभाषा भी बताई जाती है कि संधि क्या है? तो संधि एक शब्द निर्माण की प्रक्रिया है। संधि क्या है? एक शब्द निर्माण की प्रक्रिया, जिसमें दो अर्थपूर्ण शब्दों को संयोजित कर विकार के उपरांत नए शब्द निर्माणित किए जाते हैं, या नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। वो शब्द क्या कहलाएंगे? संधिज। लेकिन वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? संधि। अगर हम कहें कि यहां से यहां तक की प्रक्रिया क्या कहलाई? तो संधि। लेकिन अगर कह दे कि बताओ ये शब्द क्या कहलाया, तो रामायण शब्द कैसा होगा? तो रामायण शब्द होगा संधिज। कैसा शब्द होगा? तो ये शब्द होगा संधिज। ये तो हुई संधि की बात। उसी संधि में हमने कहा कि दो अर्थपूर्ण शब्द होंगे, लेकिन क्या इन शब्दों के बीच में संधि हो रही है? तो हाँ, बेशक शब्दों में हो रही है, लेकिन उसमें सहभागिता कौन निभा रहे हैं? तो सहभागिता निभा रहे हैं वर्ण। सहभागिता कौन निभा रहे हैं? सहभागिता निभा रहे हैं वर्ण। इसीलिए देखो हमने क्या लिखा कि एक वर्ण का दूसरे वर्ण से योग हुआ और उसके बाद कुछ वर्ण विकार हुआ। उदाहरण आप इससे रिलेट करेंगे कि एक वर्ण ये था, दूसरा वर्ण ये था, दोनों वर्णों के योग से एक विकार वाला वर्ण आया। विकार का अर्थ क्या है? परिवर्तन वाला। वो विकार फिर मिल करके एक शब्द का निर्माण किया, और जो शब्द बना वो शब्द ही क्या कहलाया? संधिज शब्द। राम का अंतिम वर्ण आ है, अयन का पहला वर्ण आ है, दोनों के मिलने से बड़ा आ में परिवर्तन हुआ या दीर्घ आ में परिवर्तन हुआ। उसके बाद रामायण शब्द बना, और वो रामायण शब्द क्या कहलाएगा? संधिज शब्द। संधि क्या है? शब्द निर्माण की प्रक्रिया। ठीक, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि संधि का निर्माण किन किन तरीकों से हो सकता है। ये भी आवश्यक है कि आज हम लोग ये भी जानेंगे कि संधियां हम लोग बहुत पढ़े हैं कि 3 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। आज ये रीजन भी जानेंगे कि संधियां 3 प्रकार की ही क्यों होती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संधियां 3 प्रकार की ही क्यों होती हैं। समझिए, चूंकि मैंने ज्यादातर लिख रखा है ताकि कम लिखना पड़े और समय की भी थोड़ी कमी रहती है, इसलिए आप लोग जल्दी समझ पाए। देखिए, समझिए,
हमने कहा कि दो वर्णों का योग होगा तभी क्या होगा, विकार। दो वर्ण जुड़ेंगे जिसमें ये प्रथम वर्ण क्या है, आप मान करके चलिए कि यहां शब्द लिखा है राम, यहां शब्द क्या लिखा है, राम, और यहां शब्द क्या लिखा है, अयन। यहां शब्द क्या लिखा है, अयन। आपने देखा था कि वहां पहला वर्ण भाग ले रहा था और यहां मां के बाद में जो वर्ण निकल रहा था वो था छोटा अ। हमने ऊपर क्या लिखा कि ये वाला जो होगा ये क्या होगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, जबकि एक संधिज शब्द में शब्दों की संख्या कितनी है, दो। यदि दो शब्दों से मिलकर एक संधिज शब्द बनता है तब उसमें कौन उस संधि में भाग लेंगे, तो एक तो भाग लेगा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरा अंतिम शब्द यानी कि जो बाद वाला शब्द होगा उसका प्रथम वाला वर्ण। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि संधि में पहले शब्द का सबसे अंतिम वर्ण वाला वर्ण भाग लेता है और दूसरे शब्द का सबसे पहला वाला भाग। लेकिन ये आपको पता है कि ये होंगे क्या, तो ये होंगे वर्ण। पहला जो ये होगा ये भी कोई वर्ण होगा और जो प्रथम होगा ये भी कोई ना कोई वर्ण होगा। फिर ये भी आपको पता है कि वर्ण हो क्या क्या सकते हैं, तो वर्ण या तो स्वर हो सकता है, या तो वो वर्ण व्यंजन हो सकता है, और या तो वो वर्ण विसर्ग हो सकता है। कौन, जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है वो या तो स्वर हो सकता है, या तो व्यंजन हो सकता है, या तो विसर्ग हो सकता है। फिर बाद में बात आई कि जो अंतिम शब्द होगा उसका प्रथम वर्ण क्या क्या हो सकता है, तो फिर वही कहानी कि या तो वो स्वर हो सकता है और या तो वो व्यंजन हो सकता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर आपने यहाँ तो लिखा स्वर, व्यंजन और विसर्ग, लेकिन यहाँ विसर्ग नहीं लिखा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि विसर्ग से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती, और जो ये इधर शब्द लिखे होंगे उसका पहला वर्ण यदि विसर्ग हो जाएगा तो फिर जब उससे कोई शब्द ही नहीं बनता तो वो शब्द आपको कहाँ मिलेगा। इसीलिए ये कहा जाता है क्या कि अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण या तो स्वर हो सकता है या तो व्यंजन हो सकता है। ठीक, अब आप समझ गए कि इधर वर्ण के स्थान पर या तो स्वर, या तो व्यंजन, या तो विसर्ग होंगे, इधर वर्ण के स्थान पर या तो स्वर होंगे और या तो व्यंजन होंगे। फिर हमने कहा कि अब इनके योग से एक विकार होगा और इनकी जो भी कंडीशंस बनेगी कि ये आपस में कितने प्रकार से जुड़ सकते हैं। भाई अगर हमने कहा कि प्रथम वर्ण स्वर है तो ये स्वर के साथ भी जुड़ सकता है, व्यंजन के साथ भी जुड़ सकता है। फिर हमने कहा कि इधर अगर ये व्यंजन है तो ये व्यंजन स्वर के साथ भी जुड़ सकता है, व्यंजन के साथ भी जुड़ सकता है। इसी प्रकार आगे की कहानी भी चले। देखिए कंडीशन कौन कौन सी बनेगी। हमने कहा कि यदि ये वर्ण क्या है, स्वर है, सबसे पहली वाली कंडीशन ले रहे हैं। अगर ये स्वर है और बाद वाला जो वर्ण है वो भी क्या है, स्वर है, तो अगर एक शब्द का अंतिम वर्ण स्वर है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी क्या है, स्वर है, तो अगर उनका योग होता है, तो अगर उनके मध्य विकार होता है तो वो विकार सदैव किसमें होगा, वो विकार भी सदैव किसमें होगा, स्वर में होगा। अच्छे से समझने के लिए उदाहरण मैंने लिख रखा है और उदाहरण के माध्यम से आप बेहतर समझ पाएंगे। देखिए प्रयास करें। हमने एक शब्द लिख दिया वस्त्र, और आपको पता है कि इस तरह का निर्माण होता है ता और रा और आ से। ता, रा और आ से। हो सकता है छोटा लिखा हो तो आप एडजस्ट करके देखिएगा। सब इस वस्त्र से अंत में वर्ण कौन सा निकला, तो वर्ण निकला छोटा आ। फिर बाद वाला शब्द लिखा है आलय, और इस आलय का पहला वर्ण कौन सा है, बड़ा आ। अब आपको पता चला प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी क्या है, स्वर है, अंतिम शब्द का पहला वर्ण भी क्या है, स्वर है, और यदि स्वर से स्वर का योग होगा तो इनका परिवर्तन भी किसमें होगा, स्वर में ही होगा, जो कि यहाँ कंडीशन लगी हुई है। और अगर ऐसे मिल करके जैसे वस्त्र प्लस आलय मिल करके शब्द बनेगा वस्त्रालय, तो इनका परिवर्तन भी स्वर में होता है, तो ये क्या कहलाएगी, तो ये कहलाएगी स्वर संग। बात समझ पाए। अगर स्वर से स्वर का योग होता है और परिवर्तन भी स्वर में होता है तो संधि कहलाएगी स्वर संधि। ठीक, अगली कंडीशन देखते हैं। अगली कंडीशन क्या हो सकती है उसको भी देख लेते हैं।
अगली कंडीशन में क्या आएगा? अगली कंडीशन ये हो सकती है कि इस स्वर का योग हम स्वर से तो करवा चुके, अब किससे करवाएंगे? व्यंजन से। किससे करवाएंगे? व्यंजन से। अगर इस स्वर का योग किसी व्यंजन से हो जाए तो फिर इस स्वर और व्यंजन के योग से परिवर्तन सदैव किसमें होगा? तो परिवर्तन सदैव होगा व्यंजन में। आपके सामने एग्जाम्पल भी हमने लिख दिया। जैसे शब्द लिखा है परि, इसका अंतिम वर्ण होगा छोटी ई जो कि एक स्वर है। बाद वाला शब्द लिखा है छेद, जिसका पहला वर्ण क्या है? छा है, जो कि व्यंजन है। और इन दोनों के मिलने से, परि प्लस छेद के मिलने से शब्द बनेगा परिच्छेद। शब्द क्या बनेगा? तो शब्द बनेगा परिच्छेद। और आपको पता है कि इस चा का परिवर्तन हुआ है, और चा है क्या? व्यंजन। इसीलिए हमने कहा कि यदि स्वर का योग व्यंजन से होता है तो परिवर्तन भी व्यंजन में होगा, और ये संधि कहलाएगी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की पहली कंडीशन। दूसरा, अगर व्यंजन का योग किसी स्वर से हो जाए, जैसे सट में पहला शब्द टा है, अंतिम वाला, तो ये कहलाएगा व्यंजन। आनंद में पहला शब्द क्या है? बड़ा आ है, जो कि क्या है? स्वर है। यानी कि यदि व्यंजन का योग स्वर से हो तो इन दोनों का परिवर्तन भी व्यंजन होता है, और यदि परिवर्तन व्यंजन में है तो फिर संधि क्या कहलाएगी? तो संधि कहलाएगी व्यंजन संधि। संधि क्या कहलाएगी? व्यंजन संधि। देखिए, तो फिर संधि क्या कहलाएगी? व्यंजन संधि। तीसरी अगली कंडीशन देखिए, यदि शब्द इस व्यंजन का योग व्यंजन से भी हो चुका। अब देखिए, अगर व्यंजन का ही योग किससे हो जाए? व्यंजन से हो जाए। उदाहरण, शब्द लिखा है सत, दूसरा शब्द लिखा है न्यासी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक। पहला शब्द है संत, दूसरा शब्द है न्यासी। ता भी व्यंजन है, ना भी व्यंजन है। व्यंजन का योग व्यंजन से होगा और परिवर्तन भी व्यंजन में होगा, इसलिए ये संधि भी क्या कहलाएगी? व्यंजन संधि। तो आप कंडीशन देख रहे हैं कि एक के बाद एक जुड़ता जा रहा है। अगर पहली कंडीशन स्वर का योग स्वर से होगा तो संधि होगी स्वर संधि। अगर स्वर का योग व्यंजन से हो गया तो फिर संधि होगी व्यंजन संधि। अगर व्यंजन का योग व्यंजन स्वर से हो गया तो भी होगी व्यंजन संधि, और यदि व्यंजन का योग व्यंजन से हो गया तब भी परिवर्तन व्यंजन में होने के कारण संधि क्या होगी? व्यंजन संधि। अगला देखिए, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है जो इस क्रम में तीसरे पर है कि पहले क्या होगा? विसर्ग। और विसर्ग का योग या तो स्वर से हो सकता है और या तो व्यंजन से हो सकता है, क्योंकि बाद में विसर्ग नहीं आएगा। विसर्ग का योग कभी भी विसर्ग से नहीं होगा। तो यदि विसर्ग का योग स्वर से होता है तो परिवर्तन विसर्ग में ही होता है, और यदि विसर्ग का योग किसी व्यंजन से होता है तब भी परिवर्तन विसर्ग का ही होता है, और ये दोनों ही परिवर्तन क्या कहलाते हैं? विसर्ग संधि। उदाहरण मैंने लिख रखा है, जैसे शब्द लिखा है निहि, में बाद में क्या है? विसर्ग। ये दो बिंदियां क्या कहलाती हैं? विसर्ग। इन विसर्ग का योग स्वर से हो गया तो निहि प्लस आकार शब्द बनेगा निराकार। शब्द क्या बनेगा? निराकार। वैसे ही शब्द लिखा है निहि प्लस वहन शब्द बनेगा निर्वहन। मूल रूप से आप क्या देख रहे हैं? विसर्ग का योग होता है, परिवर्तन विसर्ग में ही होता है, और ये संधि कहलाती है विसर्ग संधि। अब देखिए, समझिए, कुल मिलाकर जो शब्द जुड़ते हैं उन जुड़ने में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का पहला वर्ण इनके अलावा नहीं हो सकते। यानी कि या तो स्वर का योग स्वर से होगा, या तो स्वर का योग व्यंजन से होगा, या तो व्यंजन का योग स्वर से होगा, या तो व्यंजन का योग व्यंजन से होगा, या तो विसर्ग का योग स्वर से होगा, या तो विसर्ग का योग व्यंजन से होगा। यदि स्वर का योग स्वर से होगा तो परिवर्तन स्वर में और संधि भी कहलाएगी स्वर संधि। यदि स्वर का योग व्यंजन से अथवा व्यंजन का योग स्वर से अथवा व्यंजन का योग व्यंजन से हो तो इन तीनों ही कंडीशन में परिवर्तन व्यंजन में होता है, इसलिए वो संधि कहलाती है व्यंजन संधि। अगला, यदि विसर्ग का योग स्वर से हो या विसर्ग का योग व्यंजन से हो, दोनों ही कंडीशन में परिवर्तन सदैव विसर्ग में होता है, इसलिए वो संधि कहलाती है विसर्ग संधि। शब्द निर्माण में शब्द या वर्णों के योग में इसके अतिरिक्त शब्द जुड़ ही नहीं सकते। इसके अतिरिक्त किसी भी
एंगल से शब्द जुड़ ही नहीं सकते तो अन्य संधि के प्रकार आएंगे कहां से। इसीलिए संधि के प्रकार केवल और केवल कितने हैं? 3। और वो कौन कौन से हैं? तो तीनों संधियां आपके सामने लिखी हैं। एक संधि है स्वर संधि, दूसरी संधि है व्यंजन संधि और तीसरी संधि है विसर्ग संधि। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे? तो चूंकि जिस क्रम में हमने संधियों को लिखा है उसी क्रम में संधियों को पढ़ेंगे। सबसे पहले स्वर संधि, उसके बाद व्यंजन संधि, उसके बाद विसर्ग संधि। देखते हैं आगे। देखिए, अब शुरुआत करते हैं स्वर संधि की। स्वर संधि होगी कब? तो स्वर संधि तभी होगी जब स्वर का योग किससे होगा? स्वर से होगा। और इन दोनों का परिवर्तन भी सदैव क्या होगा? कोई स्वर ही होगा। तो ये पूरी प्रक्रिया जो होगी वो कहलाएगी स्वर संधि। क्या कहलाएगी? स्वर संधि। उन्हीं स्वरों को अलग अलग प्रकार से जोड़ा जा सकता है और जिन अलग अलग प्रकारों से जोड़ते हैं उसी के आधार पर उनके अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। और सामान्य प्रश्न पूछा जाता है कि स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं? तो स्वर संधि के प्रकार होते हैं कितने? 5। वनडे एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं या संधियां कितने प्रकार की होती हैं। तो संधियों के प्रकार हमने बता दिए कितने? 3। फिर पूछे कि संधि में स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं, तो फिर उत्तर कितना होगा? 5। और वो पांचों संधियां हमने एक एक करके लिख दी है। पहली संधि कहलाती है दीर्घ स्वर संधि। देखिए, इनके नाम में भी बहुत कुछ छिपा है। पहली संधि कहलाएगी दीर्घ स्वर संधि। दूसरी संधि का प्रकार है गुड़ स्वर संधि। जिस क्रम में ये हम आपको लिखवाएंगे उसी क्रम में आपको पढ़ना है, और उसी क्रम में क्यों पढ़ना है ये रीजन आपको हम बताएंगे और आप समझ पाएंगे कि हाँ, वास्तव में पढ़ने का सही तरीका यही है हिंदी को पढ़ने का वैज्ञानिक क्रम। तो पहली दीर्घ स्वर संधि, दूसरी गुड़ स्वर संधि, तीसरी है वृद्धि स्वर संधि और चौथी है यड़ संधि और पांचवी है अयाद संधि। जानकारी सबसे पहले कि आपने देखा कि इन तीन के साथ में स्वर शब्द जुड़ा हुआ है, लेकिन इन दोनों के साथ में बीच में स्वर शब्द नहीं जुड़ा है। क्यों नहीं जुड़ा है? रीजन आपको दे देते हैं क्यों नहीं जुड़ा है। ये वो जानकारियां हैं जो सामान्यतः आप लोगों को पता नहीं होती या हम लोगों का ध्यान उस पर नहीं जाता। अगर पढ़ें तो निचोड़ करके रख दें, ना पढ़ें तो फिर जाने दो, या तो जान लगा दो या तो जाने दो, पता है आपको। और आज के दौर में जो कंपटीशन आपका चल रहा है उसमें जाने देना तो छोड़ना ही नहीं है। केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, जान लगा देना, और तब तक जान लगे देना, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का कथन है कि उठो जागो और तब तक न रुको जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति न करो। ठीक, देखते हैं आगे बढ़ते। दीर्घ स्वर संधि आपने यदि वर्णमाला पढ़ी है तो ठीक, नहीं पढ़ी है तो आज ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और सबसे पहले वर्णमाला के टॉपिक देखिए। उसमें हमने आपको बताया है कि दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। तो दीर्घ स्वर हमने आपको बताया आ, बड़ी ई और बड़ा उ। और इसके अलावा जब हम लोग स्वर पढ़ते हैं तो एक वर्ण और शामिल हो जाता है री। ये सभी स्वर कहलाते हैं दीर्घ स्वर, इसीलिए विकार के बाद यही वर्ण बनते हैं तो ये संधि कहलाती है दीर्घ स्वर संधि। अगला है गुण स्वर संधि। तो वर्णमाला में ही हमने बताया है कि दो वर्ण होते हैं, एक तो ए और दूसरा वर्ण होता है ओ। ये दोनों वर्ण ही कहलाते हैं गुण स्वर। तो अगर ये परिवर्तन के बाद मिलते हैं शब्द तो फिर संधि कहलाएगी गुण स्वर संधि। तीसरा वृद्धि स्वर। तो वर्णमाला में ये भी हमने आपको बताया है कि एक वर्ण होता है अ और एक वर्ण होता है औ। इन दोनों वर्णों को कहते हैं वृद्धि स्वर, इसीलिए परिवर्तन के बाद जो संधि होती है उसको कहते हैं वृद्धि स्वर संधि। लेकिन हिंदी वर्णमाला में कोई भी वर्ण यड़ वर्ण नहीं है, ना तो कोई भी वर्ण अयाद वर्ण है, इसलिए इसके साथ में स्वर नहीं जुड़ा। देखिए, दूसरा आपको यह भी समझना है कि सामान्यतः आपको एक ट्रिक रूप में बता दिया जाता है कि यदि ए या ओ की मात्रा मिले तो गुण संधि, यदि अ या औ की मात्रा मिले तो वृद्धि संधि। तो हाँ,
ये कुछ हद तक बात सही है, लेकिन 100% तो ये सत्यता नहीं है। इसकी भी जांच आपको आगे ज्यों ज्यों क्लास होती रहेगी हम लोग इस पर चर्चा करते रहें। तो आज की ये चलते हैं और पढ़ते हैं दीर्घ स्वर संधि। देखिए दीर्घ स्वर संधि क्या होगी, हमने एग्जाम्पल पहले से लिख रखे हैं ताकि आपका भी समय नष्ट ना हो और आप अच्छे से उदाहरण के माध्यम से समझ पाए। दीर्घ संधि क्या होती है, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। तो दीर्घ स्वर होते हैं बड़ा आ, एक होता है बड़ी ई, एक होता है दीर्घ ऊ और एक होता है री। ये जानकारी आप वही जुटा चुके हैं जब हमने आपको वर्णमाला पढ़ाई थी। यदि आपने क्लास देखी है तो अच्छा है, नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पाएंगे और आप वर्णमाला की संपूर्ण क्लास को देखिए। अगर इनमें परिवर्तन होता है, इनमें परिवर्तन का अर्थ है कि वर्णों का योग हुआ, और वर्ण कौन कौन से, कोई दो अर्थपूर्ण शब्द हैं, उसके पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण का योग हुआ और वो दोनों स्वर हैं, लेकिन उनके मिलने से इन चारों वर्णों में से कोई भी यदि दीर्घ स्वर का निर्माण हो रहा है तो फिर वो संधि कहलाएगी, दीर्घ स्वर संधि। ये तो हो गई ठीक। सामान्य परिभाषा आपको क्या बताई जाती है कि यदि समजातीय वर्ण, समजातीय वर्ण का अर्थ क्या है, आ या दीर्घ आ के साथ आ या दीर्घ आ ही जुड़े, इनके साथ अगर ये ही जुड़े, ई या दीर्घ ई के साथ ई या दीर्घ ई ही जुड़े, ऊ या ऊ के साथ ऊ या दीर्घ ऊ ही जुड़े और री के साथ री ही जुड़े, यदि इनके साथ जुड़ते हैं तो इनको कहते हैं समजातीय का जुड़ना। जुड़ने के बाद जो वर्ण आएगा वो सदैव दीर्घ होगा, और यदि ये वर्ण सदैव दीर्घ है तो ये परिवर्तन कहलाएगा, दीर्घ स्वर संधि। एक बार जब ये कंडीशन जुड़ती है तो एक कंडीशन में इसकी टोटल 4 अवस्थाएं आपके सामने निकल करके आती है। कैसे, पहले वाले वर्ण से पहला वाला जुड़ सकता है, या तो पहले वाले से दूसरा वाला जुड़ सकता है, या तो दूसरे वाले से पहला जुड़ सकता है, या तो दूसरे वाले से दूसरा वाला जुड़ सकता है। कैसे, आ का योग आ से हो सकता है, या छोटा आ का योग दीर्घ आ से हो सकता है, या दीर्घ आ का योग छोटा आ से हो सकता है, या दोनों ही दीर्घ आ हो सकते हैं। ये है क्या, ये है पहले शब्द का अंतिम वर्ण और ये है बाद वाले शब्द का पहला वर्ण। यदि इन चारों ही कंडीशन में कोई वर्ण या शब्द जुड़ता है तो उसका परिवर्तन सदैव और सदैव किस में होता है, दीर्घ आ में होता है, इसीलिए ये संधि कहलाएगी, दीर्घ स्वर संधि। जैसे हमने आपको यहां बताया ठीक वैसे ही 4 अवस्थाएं ई में भी होती हैं और ठीक वैसे ही 4 अवस्थाएं ऊ में भी होती हैं, लेकिन री में केवल एकमात्र अवस्था होती है कि री का योग यदि री से हुआ तो उसका विकार भी री में होता है और ये परिवर्तन कहलाता है, दीर्घ स्वर संधि। देखिए उदाहरण के माध्यम से आपको बताते हैं। जैसे हमने कहा कि यदि छोटा आ का योग छोटा आ से हो, फिर एक बार बता दें, छोटा आ है पहले शब्द का अंतिम वर्ण और ये वाला आ है बाद वाले शब्द का पहला वर्ण। जैसे उदाहरण लिखा है कल्प प्लस अंत, इस पा के बाद में जो स्वर निकलेगा वो होगा छोटा आ। क्यों होगा, क्योंकि पा के साथ कोई भी मात्रा नहीं लगी। यदि मात्रा लगी होती तो वही मात्रा अपने स्वर रूप में निकलती जो मात्रा इसके साथ लगी होती। फिर बाद वाले शब्द का पहला वर्ण हमने देखा कौन सा है, छोटा आ। आपने जो कंडीशन देखी है वो यही तो देखी है कि यदि आ का योग आ से हो तो परिवर्तन इन दोनों का मिल करके किस में हो जाएगा, दीर्घ आ में। तो हमने कहा कि इन दोनों का परिवर्तन भी किस में हो जाएगा, दीर्घ आ। अब इधर शब्द बचेगा क्या, तो इधर शब्द बचेगा कल्प, लेकिन पा के नीचे क्या लगा रहेगा, हलंत। क्यों लगा रहेगा, क्योंकि अब इसके बाद स्वर के बाद एक परिवर्तन आ चुका है, बड़ा आ या दीर्घ आ, और अब ये आ भी यहां से निकल चुका तो बचा ना और ता, और जब ये मिल जाते हैं सभी तो शब्द बनता है कल्पांत।
शब्द क्या बनता है? तो शब्द बनता है कल्पांत। तो कल्प प्लस अंत मूल रूप से बताना था कि दोनों ही क्या होंगे? ह्रस्व स्वर होंगे, तो फिर शब्द में जो परिवर्तन होगा वो दीर्घ में होगा और संधि कहलाएगी दीर्घ स्वर संधि। अगला शब्द आ का योग दीर्घ आ से हो, जैसे यम प्लस आलय। पहला शब्द छोटा आ, बाद वाला शब्द दीर्घ आ। परिवर्तन सदैव किस में होगा? दीर्घ आ में, और ये शब्द बन जाएगा यमालय। शब्द क्या बन जाएगा? यमालय। यम प्लस आलय शब्द क्या बन जाएगा? यमालय। तीसरी कंडीशन, यदि विद्या का योग अभ्यास से हो, द्या के साथ में मात्रा का है कि दीर्घ आ की, अभ्यास में पहला वर्ण कौन सा? ह्रस्व या छोटा आ। ये कंडीशन होगी तब भी परिवर्तन किसमें होगा? दीर्घ आ में, और ये शब्द बन जाएगा विद्याभ्यास। शब्द क्या बन जाएगा? तो शब्द बन जाएगा ये विद्याभ्यास। विद्या प्लस अभ्यास, शब्द क्या बनेगा? विद्याभ्यास। अगला, दोनों ही यदि दीर्घ हो, जैसे छात्रा में अंतिम वर्ण बड़ा आ दीर्घ है, आवास का पहला वर्ण भी क्या है? दीर्घ है। यदि इस प्रकार से भी वर्ण जुड़ते हैं तो भी इनका परिवर्तन किसमें होगा? दीर्घ आ में, और ये शब्द बन जाएगा छात्रावास। ये शब्द क्या बन जाएगा? तो शब्द बन जाएगा छात्रावास। तो छात्र प्लस आवास, शब्द क्या बनेगा? छात्रावास। ये तो चार कंडीशनें हुई छोटा आ की या आ की। ऐसे ही चार कंडीशनें होती हैं ए की। जैसे शब्द लिखा है रवि प्लस इंद्र, यहाँ छोटी ई है और बाद वाले शब्द में भी क्या है? छोटी ई है, लेकिन दोनों मिल करके परिवर्तन किस पे करेंगी? दीर्घ ई में, यानी कि वा के साथ मात्रा काहे की आ जाएगी? दीर्घ ई की, और बाद वाले शब्द का पहला स्वर क्या हो जाएगा? तो पहला शब्द हट जाएगा और ये शब्द बन जाएगा रवींद्र। शब्द क्या बन जाएगा? रवींद्र। तो रवि प्लस इंद्र, शब्द क्या बनेगा? रवींद्र। अगला शब्द लिखा है गिरी प्लस ईस, रा के साथ में छोटी ई, ईस का पहला वर्ण दीर्घ ई, और जब ह्रस्व और दीर्घ मिलेंगे तो दीर्घ बनेगा और ये शब्द बन जाएगा गिरीश। शब्द क्या बन जाएगा? गिरीश। आप लोगों को क्या काम रहेगा? जो भी ये संधिज शब्द बन रहे हैं इन सब के पर्यायवाची क्या हों? जैसे शब्द लिखा है गिरीश, गिरि का अर्थ क्या होता है? पर्वत। ईश का अर्थ क्या होता है? ईश्वर। और जो पर्वतों के ईश्वर हैं वो है कौन? शंकर जी। ऐसे ही आप जब शब्दों को रिलेट करके याद करते हैं तो आपके एक से अधिक टॉपिक एक साथ तैयार होते हैं। जैसे आपने यदि इसका एक अर्थ जान लिया तो हो गए अनेकार्थी, आपने इसका एक अर्थ जान लिया तो हो गए पर्यायवाची। आगे चल करके यही शब्द हम लोग पढ़ेंगे समास में, तब आपसे कहेंगे बताओ गिरि का ईश है जो, तब आप बताएंगे कि समास। और समास में जब आपको पता होगा कि गिरि का ईश कौन है? शंकर, तो वो समास पहुंचेगा बहुव्रीहि समास। तो आप इन शब्दों को इनके पर्यायवाची या इनके अर्थ के साथ अपने आप सर्च करके पढ़ेंगे, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। अगला शब्द देखिए, मही प्लस इंद्र, शब्द क्या बन जाएगा? तो शब्द बन जाएगा महींद्र। एक शब्द होता है महा प्लस इंद्र, वो बनता है महेंद्र। आपने मूवी देखी होगी बाहुबली, महेंद्र बाहुबली, तो वो है महा प्लस इंद्र। और ये क्या है? मही प्लस इंद्र। मही का अर्थ होता है पृथ्वी, जबकि महा का अर्थ होता है महान। तो दोनों शब्दों में अंतर है, शब्द पर भी गौर करेंगे, इसी से आप शब्दों की जानकारी ले पाए। अगला शब्द है अवनी प्लस ईश, और ये शब्द बनता है अवनीश। शब्द क्या बनता है? अवनीश। और अवनी भी पर्यायवाची होता है किसका? पृथ्वी का। अगली कंडीशन जो कि चार प्रकार की होंगी, लेकिन वो होंगी ऊ के संदर्भ में। जैसे शब्द लिखा है भानु और दूसरा शब्द लिखा है उदय। भानु सभी लोग जानते हैं क्या है? सूर्य है। आपने सुना भी है कि सूर्य के लिए पहला मिशन भारत की इसरो निकाल चुकी है, लॉन्च हो चुका है। तो पहला शब्द है भानु, दूसरा शब्द क्या है? उदय। और जब ऊ और ऊ दोनों ही ह्रस्व रूप में हो तब भी इनका परिवर्तन दीर्घ ऊ में होगा, और ये शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा भानुदय। भानु प्लस उदय, शब्द क्या बन जाएगा? भानुदय। अगला शब्द है मंजू प्लस उषा।
इन दो कंडीशन में भी दीर्घ उ होगा, ये शब्द बन जाएगा मंजूषा। शब्द क्या बन जाएगा? मंजूषा। अगला शब्द है भू प्लस ऊपरी। ऊपरी का अर्थ होता है ऊपरी भाग। इस कंडीशन में भी शब्द क्या बनेगा? दीर्घ उ, और ये शब्द बन जाएगा भूपरि। शब्द क्या बन जाएगा? भूपरि। और भूपरि पर्यायवाची होता है राजा का। अगला शब्द लिखा है भू प्लस ऊर्जा, और मिल करके ये शब्द बनाएगा भूर्जा। भूर्जा का अर्थ है कि भूमि की ऊर्जा या भूमि में निहित ऊर्जा। अगला शब्द लिखा है, या अगला विकार होगा री प्लस री का, और इसका भी परिवर्तन सदैव किसमें होगा? री में ही होगा। शब्द लिखा है मातृ प्लस ऋणाम। ऋणाम का अर्थ होता है आशीर्वाद। त्रा के बाद में या ता के बाद में एक स्वर निकला, कौन सा? री, और उसका योग फिर किससे हो गया? री से। और अगर इनका योग होता है तो परिवर्तन दीर्घ री में होता है, और ये शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा मातृणाम। शब्द क्या बन जाएगा? तो शब्द बन जाएगा मातृणाम। ऐसे ही शब्द होता है पितृ प्लस ऋणाम। शब्द क्या बनेगा? पितृणाम। देख लीजिएगा, इसी प्रकार से आपकी दीर्घ संधि के जितने भी उदाहरण हैं इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित रहेंगे। देखते हैं कि केवल अगर हम कहें कि गुण स्वर कौन से हैं, तो जब गुण स्वर की बात करते हैं तो गुण स्वर होते हैं दो। एक तो होता है ए और दूसरा होता है ओ। गुण स्वर की बात करें तो दो गुण स्वर होते हैं जिनको संज्ञा ही दे दी गई कि अगर ए होगा तो इसको हम गुण स्वर कहेंगे, अगर ओ होगा तो इसको भी हम गुण स्वर कहेंगे। लेकिन जब हम इसी गुण में एक शब्द जोड़ देते हैं, क्या? संधि, कि गुण स्वर तो बने लेकिन किसी संधि, किसी प्रक्रिया के उपरांत, तब इसकी परिभाषा क्या दी गई? तो ध्यान करिएगा, हमने कहा था अगर ह्रस्व या दीर्घ आ का योग इन्हीं की ह्रस्व या दीर्घ के साथ हो जाए तब तो संधि हो जाती है दीर्घ स्वर संधि। लेकिन यदि इसी आ या दीर्घ आ का योग इसके अतिरिक्त अन्य वर्ण, और अन्य वर्ण में भी वर्ण फिक्स हैं, कौन कौन से? या तो ई, या तो दीर्घ ई, या तो इन्हीं आ और आ का योग या तो ह्रस्व उ या तो दीर्घ उ से, या तो इन्हीं आ और आ का योग या तो किससे हो जाए? या तो री से हो जाए। इन पांच वर्णों से अगर योग हो जाता है ह्रस्व या दीर्घ आ का, तो परिवर्तन क्या होता है? अगर इन दोनों का योग इन दोनों से हुआ तो ये परिवर्तन हो जाएगा किसमें? ए। अर्थात आ का योग अगर ई से हुआ तो परिवर्तन ए में हो जाएगा। यदि दीर्घ आ का योग दीर्घ ई से हुआ तो भी परिवर्तन ए में हो जाएगा। लेकिन यदि इस ह्रस्व या दीर्घ आ का योग अगर उ या दीर्घ उ से हो जाए तो ये परिवर्तन किसमें होगा? तो ये परिवर्तन हो जाएगा ओ में। यहाँ ए में, यहाँ ओ में, जो कि गुण स्वर पहले से ही कहे जाते हैं, कहाँ? वर्णमाला। अगला, यदि इस आ और आ का योग री से हो जाए तो ये परिवर्तन हो जाता है किसमें? अर में। और ये परिवर्तन क्या है? महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर के गुण संधि में कितने परिवर्तन? 3। या तो ए में परिवर्तन होगा, या तो ओ में होगा, या तो अर में होगा। अब परिभाषा आपकी ये है कि आ या आ का योग असमान स्वर, अर्थात ई और ई से होने पर उनका परिवर्तन ए में, उ या उ से होने पर उनका परिवर्तन ओ में, और या री से होने पर उनका परिवर्तन अर में हो जाता है। और इस परिवर्तन की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? गुण स्वर संधि। क्यों कहलाती है? क्योंकि इस प्रक्रिया से जो निर्मित वर्ण होते हैं वो वर्ण ही कहलाते हैं गुण स्वर। और चूंकि प्रक्रिया संधि की है तो उसका नाम दे दिया गया गुण स्वर संधि। ये तो हुई इन प्रक्रियाओं की बात, और ये हुई संधि के प्रकार। अब देखिए, इसका निर्माण इन दो वर्णों में से इन दो वर्णों के साथ योग पर होगा। लेकिन इनकी प्रक्रियाएं कितने प्रकार से हो सकती हैं वो आगे हम लिख रहे हैं। इस ए का निर्माण 4 प्रक्रियाओं से हो सकता है। कितनी प्रक्रियाओं से हो सकता है? 4 प्रक्रियाओं से। कौन कौन सी? या तो दोनों ही ह्रस्व होंगे तब भी निर्माण किसका होगा? ए का। अगर एक ह्रस्व और दूसरा दीर्घ है तब भी निर्माण किसका होगा? ए का।
तीसरी, अगर पहला वाला दीर्घ है और बाद वाला ह्रस्व है तब भी निर्माण किसका होगा? ए का। और इसी प्रकार अगर पहले वाला क्या है? दीर्घ है और दूसरा वाला भी क्या है? दीर्घ है, तब भी निर्माण किसका होगा? ए का। फिर याद करिए, इसमें ये क्या है? ये है पहले शब्द का अंतिम वर्ण, जिसको आप कारांत भी कह सकते हैं। ये क्या है? ये है अगर संधिज शब्द में दो शब्द हैं तो दूसरे वाले शब्द का सबसे पहला वर्ण जो कि एक स्वर है वो है ये, और पहले शब्द का अंतिम वर्ण है ये। चूंकि संधि में यही दोनों भाग करके और क्या करेंगी? कुछ विकार करेंगे। जैसे यहां चार स्थितियां होती हैं वैसे ही चार स्थितियां यहां भी होंगी। और वो चार स्थितियां कौन कौन सी होंगी? कि यदि आ का योग किससे हो जाए? ऊ से हो जाए, अथवा इसी आ का योग दीर्घ ऊ से हो जाए, अथवा इसी दीर्घ आ का योग ह्रस्व ऊ से हो जाए, या फिर दोनों ही क्या हो? दोनों ही दीर्घ हो जाएं। प्रत्येक स्थिति में इन सब का परिवर्तन केवल और केवल किसमें होगा? ओ में होगा। और इसमें चूंकि दो ही संभावनाएं संभव हैं, और वो कौन कौन सी? कि या तो छोटा आ का योग किससे हो जाएगा? री से होगा, या तो दीर्घ आ का योग किससे होगा? री से होगा। और दोनों में ही परिवर्तन सदैव किसमें होगा? अर में होगा। यही परिवर्तन ही क्या कहलाता है? यही परिवर्तन कहलाता है गुण स्वर संघ। तो ये थी गुण स्वर संघ। इसमें संभावनाएं कौन कौन किससे हो सकती हैं ये भी हमने आपको बता दिया। अब आपको कुछ उदाहरण बताते हैं, जिसमें कुछ उदाहरण ऐसे भी होंगे जो आपको कमेंट के माध्यम से उत्तर के रूप में देने हैं, और ज्यादातर उदाहरण हम आपको करवाएंगे। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं जहां आपको उदाहरण मिले। सीधा समझिए, कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर लिख करके पढ़ाइए, तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन यकीन मानिए केवल और केवल आपके फायदे के लिए मैं इस पीपीटी को तैयार करवाता हूं या करता हूं। क्यों? ताकि आप लोगों का कम समय नष्ट हो। अगर मैं सारी चीजें यहां लिख करके पढ़ाऊं तो यकीन मानिए कि जो आपको 1 घंटे में कंटेंट मिल जाता है उसको लिखवा करके या लिख करके बताने में कम से कम 3 गुना समय लगेगा। अगर आप इतना शिक्षित हो चुके हैं कि किसी को पढ़ा सकते हैं, तो केवल आप 1 घंटे का ट्रायल लीजिए कभी, कि 1 घंटा हम किसी को या अपने मित्र को या किसी दोस्त को बिठा लिए और उसको 1 घंटा केवल पढ़ाइए। आप समझ पाएंगे कि 1 घंटा किसी को लिखवा करके पढ़ाना और 1 घंटे में आपको पीपीटी मिली है उसके माध्यम से पढ़ाना, दोनों में अंतर कितना होता है। बाकी हमारा काम है आपको पढ़ाना। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप जैसे कहेंगे वैसे मैं पढ़ाऊंगा। कुल मिलाकर के आपको पढ़ना है। अगर आपको ऐसे समझ में आता है तो ठीक है, अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो टोटल कुल जितने भी टॉपिक होंगे मैं आपको केवल और केवल लिख के पढ़ाऊंगा। लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे। क्यों? क्योंकि यदि कुछ कमी है तो आप बताएं, अगर कमी नहीं है तो फिर ईमानदारी से देखिए, आपकी दिशा और दशा दोनों हिंदी की दृष्टि से मैं बदल दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। खैर, उदाहरण पर चलते हैं। देखिए, उदाहरण आपको कहां मिलेंगे? तो टेलीग्राम पर आपको उदाहरण मिलेंगे, क्योंकि मैंने वहां अरेंज किए हैं, तो इसलिए डायरेक्ट उदाहरण देखते हैं। स्थितियां जैसे आपकी 4 हैं उसी प्रकार से मैंने स्थितियों को कर रखा है, और वही 4 स्थितियां आपको मिलेगी। देखिए स्थितियां, पहली स्थिति क्या है? आ का योग ई से हो सकता है। दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति है कि आ का योग दीर्घ ई से हो सकता है, या आ का योग ई से, या दीर्घ आ का योग दीर्घ ई से है। उदाहरण देखिए, शब्द है देव प्लस इंद्र। पहले शब्द के अंतिम वर्ण में संधि होगी, अर्थात वा के बाद स्वर निकलेगा छोटा आ। उसके बाद दूसरे अर्थपूर्ण शब्द का पहला वाला स्वर संधि में भाग लेता है, इसलिए यहां से स्वर कौन सा निकलेगा? ई। और चूंकि दोनों मिल करके परिवर्तन करते हैं, और आ का योग अगर ई से होगा तो परिवर्तन होगा किसमें? ए में। हमने ये परिवर्तन लिख दिया। अब जो यहां बचा उसको यहां लिखते हैं। चूंकि स्वर निकल चुका है तो अब देव तो बचेगा, लेकिन वा के नीचे हलंत लग जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे का स्वर निकल चुका है। अगला,
इधर आप देख रहे हैं कि इस शब्द का पहला वाला वर्ण अर्थात स्वर निकल चुका है, तो बाद में केवल बचा ना और द्र। अब नियम क्या है कि यदि किसी स्वर से पहले कोई व्यंजन अर्ध रूप में है तो वो स्वर उस व्यंजन को मात्रिक रूप में जाकर के पूरा करेगा, अर्थात एक ही मात्रा इस वाक्य के साथ आ जाएगी और आपका शब्द निर्माणित होगा, जो कि संधिज शब्द भी कहलाएगा। कौन? देवेंद्र। देवों में जो इंद्र वही कहलाता है कौन? देवेंद्र। आप याद रखिए, इन्हीं सभी शब्दों का प्रयोग हम लोग करेंगे जब पढ़ेंगे समास। तो संधि शब्द निर्माण की प्रक्रिया होगी, इसी शब्द की निर्माण की प्रक्रिया से जो शब्द बनेंगे उन्हीं को हम लोग समास में पढ़ेंगे और समास के अलग अलग प्रकार बनेंगे। एक ही शब्द के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन हम सब तरीकों को एकत्रित करके जब आप सभी टॉपिक पढ़ लेंगे तब सब किसी एक शब्द में सब टॉपिक को कनेक्ट करके मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी को आपको अच्छी तरीके से कैसे पढ़ना है। खैर, एग्जाम्पल अगला है नर प्लस ईस। नरों का ईस है जो वही कहलाएगा नर प्लस ईस। यहां से स्वर कौन सा निकलेगा? स्वर निकलेगा छोटा आ। क्यों? क्योंकि यहां न तो कोई स्वर की मात्रा शामिल है और न तो हलंत लगा है। और इधर स्वर आएगा दीर्घ ई। क्यों? क्योंकि पहला वाला स्वर क्या है? दीर्घ ई। आ का योग यदि ई से हुआ तो परिवर्तन किसमें हो जाएगा? ए में। इधर बचेगा क्या? तो इधर बचेगा नर, लेकिन रा के नीचे क्या रहेगा? हलंत। इधर ए ई तो निकल चुका, केवल बचा क्या? शा। और जब ये इसके साथ मात्रा रूप में जुड़ जाएगा तो ये शब्द बन जाएगा नरेश, जो कि राजा का पर्यायवाची है। नर प्लस ईश शब्द क्या बनेगा? नरेश। इसका पर्यायवाची? राजा का। अगला शब्द है आ का योग ई से होगा, शब्द है महा प्लस इंद्र। यहां से स्वर निकलेगा दीर्घ आ। क्यों? हा के साथ मात्रा शामिल है दीर्घ आ की। यहां से शब्द निकलेगा छुट्टी ई। अनुस्वार हमने ऊपर ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि संधि में वो भाग नहीं लेगा, पहला वाला वर्ण ही केवल भाग लेगा। दोनों का परिवर्तन ए में हो जाएगा। इधर शब्द क्या बचेगा? तो चूंकि स्वर निकल चुका है तो व्यंजन के साथ नीचे क्या रहेगा? हलंत। और इधर ये द्र रहेगा और इसके ऊपर थोड़ा पहले क्या रहेगा? अनुस्वार। अब फिर वही प्रक्रिया, ये इसके साथ मात्रा रूप में जुड़ जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा? तो शब्द बन जाएगा महेंद्र। अगर आपने मूवी देखी है कौन, तो आपने नाम सुना होगा महेंद्र बाहुबली। तो महेंद्र का अर्थ है महा प्लस इंद्र। अब देखते हैं अगला शब्द। अगला शब्द क्या है? रमा प्लस ईश। यहां से दीर्घ आ निकलेगा, यहां से दीर्घ ई निकलेगी। दोनों का परिवर्तन ए में हो जाएगा। क्योंकि 3 विकल्पों से या 3 उदाहरणों से आप समझ चुके हैं कि आप कहीं भी देखेंगे कि परिवर्तन प्रभाव कहां डालता है? पहले वाले शब्द के अंतिम वर्ण पर। देखिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जो परिवर्तन होगा वो चाहे किसी भी संधि में हो, वह गुण हो या यल हो या अयाद हो या दीर्घ हो, जो परिवर्तन होगा वो सदैव किसके साथ में जाकर के जुड़ेगा? तो पहले वाले शब्द के जो अंतिम व्यंजन या वर्ण होगा उसी के साथ में वो परिवर्तन जाकर के जुड़ जाएगा मात्रा रूप में, अर्थात ये एक ही मात्रा इसके साथ लग जाएगी। दूसरा ये कि इधर वाला स्वर गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इस प्रक्रिया, इसके बनने की प्रक्रिया में पहले ही भाग ले चुका है। इसका मतलब ये ए की मात्रा यहां लग जाएगी। हमने कहा बिल्कुल। क्यों लग जाएगी? क्योंकि यहां का स्वर मिल करके ये बनाया, यहां का स्वर निकल चुका, यहां का स्वर निकल चुका, तो अब यहां मां के नीचे केवल बचा हलन, और जिसका कोई नहीं, जिसका केवल हलन, उसकी मात्रा कौन? ये। और इसलिए जब दोनों मिलेंगे तो ये एक ही मात्रा मां के साथ लग जाएगी और शब्द क्या बन जाएगा? रमेश। तो रमा प्लस ईस शब्द क्या बनेगा? रमेश। रमा पर्यायवाची है किसका? लक्ष्मी जी का। ईस का अर्थ या तो ईश्वर या तो पति। लक्ष्मी जी के पति कौन? तो आप कहेंगे कौन? ब्रह्मा जी या विष्णु जी। तो जो भी होंगे वही कहलाएंगे कौन? रमेश। ये है शब्द निर्माण की प्रक्रिया। और इधर जो बनते हैं शब्द, उनके यदि आप अर्थ याद रखते हैं तो वो अर्थ इनकी सहायता से प्राप्त होते हैं। अर्थात
अगर आप संधि पढ़ रहे हैं तो संधि के साथ में न केवल आप उस शब्द में संधि सीख रहे हैं, बल्कि उस शब्द में कौन सा समास होगा, उस शब्द के बनने की प्रक्रिया क्या होगी, उस शब्द में दो अर्थपूर्ण कौन कौन से हैं उनके अर्थ जानेंगे। और जब अर्थ जानते हैं तो पर्यायवाची भी आप जानते हैं, यानी कि शब्द में आप पर्यायवाची भी पढ़ रहे हैं। हो सकता है एक शब्द भी आपको मिले तो वो भी आप पढ़ेंगे। अगर कोई अच्छा शब्द होगा तो उसका विलोम भी आपको बता दिया जाएगा, यानी कि संधि में केवल आप संधि को नहीं पढ़ेंगे और न केवल आपको संधि को पढ़ना है। बढ़ते हैं अगले उदाहरण पर। अब उदाहरण थोड़ा तेजी से करेंगे ताकि आप लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो। देखिए अगले उदाहरण, शब्द है पर प्लस उपकार, यहां से स्वर निकलेगा हर्ष आ, यहां से स्वर निकलेगा उ, दोनों का योग यदि होगा तो परिवर्तन किसमें हो जाएगा, ओ में। और अभी हमने आपको बताया कि ये परिवर्तन पहले वाले शब्द के अंतिम वर्ण के साथ होता है और दूसरे वाले शब्द का पहला स्वर कहां चला जाता है, ऊपर, उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। शब्द हमने एक कहा भी लोप, इस लोप का विलोम क्या होता है, तो लोप का विलोम होता है आगम। अगर कोई शब्द हो और चला जाए तो कहेंगे शब्द का लोप हो गया। अगर कोई वर्ण नहीं है और आ गया तो उसको कहते हैं कि शब्द का आगम हो गया, और दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विलोम है। अब देखिए शब्द, ये ओ इसके साथ लग जाएगा और ये वाला स्वर हट जाएगा तो शब्द क्या बनेगा, तो शब्द बन जाएगा रा के साथ ओ की मात्रा लग गई, उसके बाद ये वाला शब्द इसी में जोड़ दिया, शब्द क्या बन गया, शब्द बन गया परोपकार। आप कहेंगे वाह गुरुजी आपने तो बहुत अच्छी बात सिखा दी। तो हमने कहा तो ठीक है, इस पर भी आप थोड़ा वही प्रयास करिए। ये वाला स्वर तो गायब हो जाएगा, ये दोनों मिल करके, चूंकि यहाँ आ है और यहाँ ऊ है, दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, तो आपने कहा ओ बनाएंगे। हमने कहा अगर ये ओ बनाएंगे तो इधर वाले स्वर को हटा दीजिए, ये वाला स्वर इस या के साथ मात्रा रूप में लगा दीजिए और उसके बाद ये ज्यों का त्यों। इसको जब आप लिखें तो ओ की मात्रा के साथ लिखें, क्योंकि रा इसके साथ शामिल है तो उसमें छेड़खानी नहीं करनी, ये वाला लिखेगा नहीं। उसके बाद जा को आप जोड़ दें तो शब्द क्या बन जाएगा, सूर्य ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा अर्थात सूर्य ऊर्जा। अब आपने कहा अब हम तो इसको कर लेंगे, हमने कहा करिए आप। यहां से स्वर निकलेगा दीर्घ आ, यहां से स्वर निकलेगा ऊ, दोनों मिल गए, परिवर्तन क्या किए, ओ में। और ये परिवर्तन किसमें जुड़ जाएगा, फिर हा में। जैसे महा प्लस इंद्र महेंद्र हुआ था, वैसे ही महा प्लस उत्सव महोत्सव हो जाएगा। इसका मतलब ये ऊ हट जाएगा और हा के साथ ओ की मात्रा शामिल हो जाएगी और शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा महोत्सव। शब्द क्या बन जाएगा, तो आप कहिए कि शब्द बन जाएगा महोत्सव। अगला शब्द है गंगा प्लस ऊर्मी। ऊर्मी का अर्थ होता है लहर या धारा, गंगा का अर्थ है गंगा की। यहां से दोनों का योग हुआ, परिवर्तन किसमें हो जाएगा, ओ में। क्यों, क्योंकि गुण संधि पढ़ रहे हैं। जब ओ में परिवर्तन हुआ तो ये परिवर्तन यहां शामिल होगा, इधर का स्वर हट जाएगा। तो हमने कहा इस ओ को गा के साथ मात्रा रूप में शामिल कर दीजिए, अर्थात पहला गा वैसा ही, दूसरे गा में ओ की मात्रा और बाद वाले स्वर को हटा देना है, उसका लोप कर देना है और जो बचा ज्यों का त्यों लिख देना है। शब्द आपके सामने हाजिर है। शब्द क्या बना, गंगोर। ये कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा संधिज शब्द। अगले उदाहरण पर चलते हैं, देखते हैं अगला उदाहरण। ये दो उदाहरण आपके बचे जो पीढ़ी संबंधित हैं, इनको भी थोड़ा समझ लेते हैं। और कुछ इसमें नहीं है, जैसे आपने पुराने नियम पढ़े वैसे ही आप इस नियम को भी पढ़ेंगे। देखिए इन शब्दों में भी क्या है, जैसे जब ये शब्द हम लोग पढ़ते हैं, देखिए इसमें कुछ डिस्टरबेंस हुआ है, इसको पहले सही कर लेते हैं उसके बाद करते हैं, या पेन चल रहा है इसको देखते हैं। देखिए अरे भाई चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही कर लेते हैं। शब्द लिखा है आ प्लस री और दूसरा है दीर्घ आ प्लस री। ये कोई दिक्कत नहीं करेगा, आप केवल फोकस करिए कहां, जो आपके सामने शब्द है। शब्द है सप्त प्लस ऋष। फिर वही ज्ञान कि यहां से स्वर निकलेगा छोटा आ, यहां से स्वर निकलेगा री। जब दोनों मिलेंगे तो परिवर्तन करेंगे किसमें,
अर में, लेकिन रा के नीचे क्या रहेगा? हलन। क्यों? क्योंकि आ और री का परिवर्तन अर में होता है, ना कि अर में। बात समझ रहे हैं? रा के बाद कोई स्वर न निकलेगा। अब इधर शब्द क्या बचा? इधर शब्द आपका बचा सप्त, लेकिन चूंकि स्वर निकल चुका है तो नीचे क्या लग जाएगा? हलन। दूसरा, इधर भी स्वर निकल चुका है, यानी केवल क्या बचा आपका? शी। ये आ इस ता को पूरा कर देगा और ये आधा रा अपने पीछे वाले व्यंजन की पीठ पर अर्थात ऊपर चला जाएगा, जिसको हमने सबसे पहली क्लास में अथवा या दूसरी क्लास में बताया है कि कहा जाता है रेफ रा। ये रा रेफ का रूप ले लेगा। किसका रूप ले लेगा? रेफ को। और इसको ऐसे संकेत करते हैं और ये शब्द बन क्या जाएगा? शब्द बन जाएगा सप्तर्षि। शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा सप्तर्षि। अगला शब्द है महा प्लस ऋषि। इसमें भी यहां से स्वर निकलेगा दीर्घ आ, यहां से स्वर निकलेगा री। दोनों का योग होगा परिवर्तन। इसको याद रखिएगा, परिवर्तन अर में ही होगा, ना कि आर में हो जाएगा, जबकि इधर दीर्घ आ है। लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हमने आपको बताया आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आपने पढ़ा है और जो पढ़ेगा वो गड्ढे में नहीं जाएगा। इधर शब्द क्या बचेगा? शब्द बचेगा मह, और इधर शब्द क्या बचेगा? शब्द बचेगा शी। ये आ इसको पूरा कर देगा, ये रा इसके ऊपर चला जाएगा और जो आपका नया शब्द बनेगा वो शब्द क्या बनेगा? तो शब्द बन जाएगा महर्षि। तो महा प्लस ऋषि। यदि आ या तो दीर्घ आ का योग या तो ए से हो जाए और या तो ऐ से हो जाए, अथवा इसी आ और आ का योग या तो ओ से हो जाए और या तो औ से हो जाए। अगर ये योग ऐसा होता है तो फिर आ और ए का योग परिवर्तन सदैव किस में हो जाएगा? अय में हो जाएगा। ओ और औ का योग सदैव ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? औ में हो जाएगा। और चूंकि इन दोनों स्वरों को कहते ही क्या हैं? वृद्धि स्वर, इसलिए ये प्रक्रिया कहलाएगी वृद्धि स्वर संधि। आपने कहा सर, आपने बताया कि अगर पहले पक्ष का योग तीसरे पक्ष अर्थात ए ऐ को औ से हो जाए तो परिवर्तन या तो ऐ में होगा या तो औ में होगा, और वो संधि कहलाएगी वृद्धि स्वर संधि। ट्रिक रूप में आपको लोग बताते हैं, क्या बताते हैं? कि चूंकि इनकी मात्राओं में वृद्धि हो जाती है, इसमें एक मात्रा और इसमें दो मात्रा, अगर इनका योग होता है तो सदैव दो मात्राओं में परिवर्तन हो जाता है। इसमें एक मात्रा, इसमें दो मात्रा, अगर इसका योग आ से हो जाता है तो इसका परिवर्तन दो मात्राओं में हो जाता है, और मात्राओं में बढ़ोतरी का मतलब है वृद्धि, इसीलिए इसका नाम क्या है? वृद्धि स्वर संधि। अब जैसा कि आपको पता है कि वृद्धि स्वर संधि में आपकी 7 कंडीशनें ऊपर लगी हुई हैं कि इस प्रकार से ही स्वरों का योग हो सकता है। अगर स्वरों का योग इसी प्रकार से हो सकता है तो आपको पता है कि किसरे प्रकार से अन्य स्वर जुड़ सकते हैं। हम अब उसी पर चर्चा करेंगे। जैसे आपको पता है कि जैसे आ या आ का योग अगर ए या ऐ से हुआ तो टोटल इसमें कितनी कंडीशनें हो सकती हैं? कंडीशन हो सकती है 4। वो 4 कौन कौन सी? या तो आ का योग किससे हो सकता है? ए से हो सकता है। या तो दीर्घ आ का योग किससे हो सकता है? ए से हो सकता है। या तो छोटा आ का योग किससे हो सकता है? ऐ से हो सकता है। या तो दीर्घ आ का योग किससे हो सकता है? तो हमने कहा ऐ से हो सकता है। ये टोटल कंडीशनें कितनी हो सकती हैं? 4। जैसे 4 कंडीशनें यहां होती हैं वैसे ही 4 कंडीशनें यहां भी होती हैं, और इन 4 कंडीशनों को अगर हम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं कि या तो आ का योग किससे हो जाएगा? ऊ से हो जाएगा। या तो दीर्घ आ का योग किससे हो जाएगा? ऊ से हो जाएगा। या तो दीर्घ आ का योग किससे हो जाएगा? ओ से हो जाएगा। या तो दीर्घ ये कहा हो जाएगा? ये हो जाएगा ओ। या तो दीर्घ आ का योग किससे हो जाएगा? औ से हो जाएगा, वो गलती से लिख गया था। और या तो दीर्घ ह्रस्व आ का योग किससे हो जाएगा? वृद्धि वाले औ से हो जाएगा। यानी कि टोटल 4 कंडीशनें इसमें हो सकती हैं और टोटल 4 कंडीशनें इसमें भी हो सकती हैं।
जो कि वृद्धि स्वर संधि को दर्शाएंगे। अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल पर। जैसे जैसे पहली कंडीशन हो सकती है आ का योग किससे हुआ हो, आ का योग हुआ हो किससे, ए से या ओ से। जैसे अगर आ का योग ए से हुआ तो ये परिवर्तन सदैव होगा किसमें, अय में होगा। जैसे आपने देखा लिखा है एक, का के बाद कौन सा स्वर निकलेगा, तो स्वर निकलेगा छोटा आ। उसका योग द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण कौन सा है, ए है, और आपने देखा आ का योग अगर ए से होगा तो ये परिवर्तन सदैव किसमें होगा, अय में होगा। इससे पहले चूंकि यहां से स्वर निकल चुका है तो अब ये बचेगा क्या, ये बचेगा एक और का के नीचे हलंत। हलंत क्यों, क्योंकि स्वर निकल चुका है, इधर का भी स्वर ये निकल चुका है तो केवल बचा क्या, का बचा। अब आपको याद ये रखना है कि यदि ये मूल रूप में है तो मात्राएं एक होती है, लेकिन अगर यही मात्रा रूप में चला जाए तो मात्राएं कितनी होती हैं, दो मात्राएं होती हैं। अर्थात ये जब इसके साथ मात्रा रूप में जुड़ेगा तो ये शब्द क्या बनाएगा, तो ये शब्द बनाएगा एक एक, अर्थात का के साथ मात्राएं कितनी जुड़ जाएंगी, दो मात्राएं जुड़ जाएंगी। क्यों, क्योंकि अ की मात्रा आपको पता है इस प्रकार से होती है। तो एक प्लस एक शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा एक एक। अगला देखिए उदाहरण, अगला उदाहरण है आ प्लस अय का। जैसे शब्द लिखा है मत, में शब्द कौन सा निकलेगा, अंतिम वर्ण छोटा आ। उसका योग इसके पहले वर्ण अर्थात किससे हो जाएगा, अय से हो जाएगा। यदि आ का योग अय से होगा तो परिवर्तन सदैव किसमें होगा, अय में होगा। अब आपने देखा चूंकि इसके अंत से स्वर निकल चुका है तो फिर शब्द बचा क्या, शब्द बचा मत, और चूंकि ता के बाद स्वर निकल चुका है तो उसमें क्या रहेगा, हलंत। इधर का भी ये स्वर निकल चुका है तो केवल बचा आधा का और क्या बचा, या। अब ये इसके साथ जुड़ जाएगा मात्रा रूप में और जो शब्द बनेगा वो शब्द बनेगा मतैक्य। शब्द क्या बनेगा, तो शब्द बनेगा मतैक्य। मत प्लस ऐक्य, शब्द क्या बनेगा, मतैक्य। थोड़ी ये भी समझ लेते हैं कि ऐक्य शब्द कैसे बना है। मूल शब्द जो होता है आपका वो होता है एक, और इस एक में जब प्रत्यय जुड़ता है कौन, या, तो यही मिल करके शब्द क्या बनाता है, शब्द बनाता है ऐक्य। वो भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला उदाहरण, शब्द है यथा प्लस एव। ये आपको शब्द याद रखने हैं क्योंकि ऐसे शब्द आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बाद वाला शब्द एव होगा या ऐव होगा, और आप क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे यहां से स्वर कौन सा निकलेगा, तो आपको पता है दीर्घ आ निकलेगा। इसका योग होगा किससे, इसके पहले वर्ण अर्थात ए से होगा, और आ का योग अगर ए से होगा तो ये परिवर्तन सदैव किस में करेगा, अय में करेगा। अब इससे पहले क्या बच जाएगा, शब्द बच जाएगा यथ, और यथ के नीचे हलंत। हलंत क्यों, क्योंकि स्वर निकल चुका है। उसके बाद इधर का स्वर तो निकल चुका, शब्द क्या बचा, शब्द बचा वाह। ये इसके साथ मात्रा रूप में जुड़ जाएगा और आपको पता है ये शब्द बन क्या जाएगा, ये शब्द बन जाएगा यथे। शब्द क्या बन जाएगा, यथे। अब देखिए जो जानकारी आपको पिछली वीडियो में भी हमने बताई थी वही यहां रिलेट करके देखो। हमने कहा कि जो परिवर्तन यहां आता है वो परिवर्तन पहले वाले शब्द के अंतिम वर्ण के साथ ही होता है। अर्थात अगर इन दोनों का परिवर्तन अय में हुआ है तो ये अय मात्रा जाएगी किसके ऊपर, तो जाएगी पहले शब्द के अंतिम वाले वर्ण के ऊपर। दूसरी जानकारी कि बाद वाले शब्द का पहले वाला स्वर चूंकि भाग ले चुका है प्रक्रिया में, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, अर्थात ये यहां से चला जाएगा। और वही होता है कि था के साथ मात्रा काहे की लग गई, ए की लग गई, और ये वाला स्वर क्या हो गया, लोप हो गया, और शब्द क्या बच गया, वाह। उसी ट्रिक को यहां अप्लाई करो और देखो अगला शब्द क्या होगा। जैसे हमने कहा शब्द लिखा है यमुना, उसके बाद लिखा है एक। हमने कहा जब यहां से और यहां से निकलेगा दीर्घ आ, यहां से निकलेगा अय, दोनों मिलकर के परिवर्तन किसमें करेंगे, अय में। और यही अय की मात्रा किसके साथ लग जाएगी, ना के साथ।
ये वाला स्वर क्या हो जाएगा, किसका हो जाएगा, लोप। और अगर ये मात्रा इसके साथ लग जाएगी तो ये शब्द क्या बनेगा, तो ये शब्द बनेगा यमुनैक्य। शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा यमुनैक्य। यमुना प्लस ऐक्य शब्द क्या बन जाएगा, यमुनैक्य। ठीक, आपने कहा कि ठीक है, अब देखते हैं क्या इन उदाहरणों पर भी वही बात लागू होगी। तो हमने कहा बिल्कुल लागू होगी, आप प्रयास करके देखिए। जैसे शब्द लिखा है उष्ण प्लस ओदन। ओदन का अर्थ क्या होता है, नम, और उष्ण का क्या अर्थ होता है, जो हीट के, गर्मी के कारण क्या हुई हो, नर्म हुई हो। जैसे यहां से स्वर निकलेगा, कौन सा स्वर निकलेगा, छोटा आ। हमने कहा यहां से स्वर निकला छोटा आ। यहां से स्वर कौन निकलेगा, यहां से स्वर निकलेगा ओ। फिर दोनों मिलकर के परिवर्तन किसमें करेंगे, परिवर्तन करेंगे औ। जो परिवर्तन यहां आएगा वही परिवर्तन पहले वाले शब्द के साथ मात्रा रूप में जुड़ जाएगा, अर्थात औ की मात्रा ड़ा के साथ लग जाएगी और ओ का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और ये शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा उष्णोदन। शब्द क्या बन जाएगा, तो शब्द बन जाएगा उष्णोदन। उष्ण प्लस ओदन, शब्द क्या बनेगा, उष्णोदन। अगला शब्द है वन प्लस औषधि। यहां से स्वर निकलेगा हर्ष आ, यहां से स्वर निकलेगा औ। दोनों मिल करके परिवर्तन क्या करेंगे, औ में परिवर्तन करेंगे। और ये औ इस ना के साथ जुड़ करके जो शब्द बनाएगा वो शब्द क्या बनाएगा, वो शब्द बनाएगा वनौषधि। शब्द क्या बनाएगा, शब्द बनाएगा वनौषधि। वनौषधि क्यों, क्योंकि ये औ जो होगा ये पहले शब्द के अंतिम वर्ण के साथ में परिवर्तन करेगा और इस औ का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। आपने कहा कि थोड़ा कंफ्यूज है, आप अगले उदाहरण में फिर विस्तृत से बता दीजिए। हमने कहा आपको फिर से विस्तृत बताते हैं। जैसे गंगा के बाद में स्वर क्या निकलेगा, आपने कहा दीर्घ आ। हमने कहा ओद्य का पहला शब्द कौन सा है, तो आपने कहा ओ। हमने कहा जब दोनों मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे, तो उत्तर आया, बनाएंगे क्या, औ। हमने कहा इस औ से पहले शब्द क्या बचा, तो आपने कहा शब्द बचा गंग और गा के बीचे हलंत। क्यों, क्योंकि स्वर पहले ही निकल चुका है। इधर शब्द क्या बचा, चूंकि स्वर निकल चुका है तो शब्द बचा दा और या। हमने कहा यही तो संधि है, ये औ इसके साथ मात्रा रूप में लग जाएगा और ये क्या है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, और यही मिल करके शब्द क्या बना देंगे, तो शब्द बना देंगे गंगोद्य। चाहे आप इसको ऐसे लिख दो और चाहे इसी शब्द को आप दूसरे ढंग से लिख सकते हो, आधा दा और या करके, दोनों ही क्या है, सही है। अगला शब्द देखिए, अगला उदाहरण है आपका, अगला उदाहरण क्या है, अगला उदाहरण है विद्या प्लस औचित्य। औचित्य की भी प्रवृत्ति समझ लीजिए। मूल शब्द क्या होता है, मूल शब्द होता है उचित। इसी उचित में जब प्रत्यय जुड़ता है या, तो शब्द क्या बनता है, शब्द बनता है औचित्य। अब इस औचित्य के आगे जब विद्या जुड़ता है तो यहां से स्वर निकलता है दीर्घ आ, यहां से स्वर निकलता है औ। दोनों मिलकर के परिवर्तन करते हैं किसमें, औ में, और यही औ की मात्रा द्या के साथ लग जाती है और औ का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। और इससे ही मिल करके शब्द क्या बनता है, शब्द बनता है विद्योचित्य। शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा विद्योचित्य। विद्या प्लस औचित्य। जो यड़ संधि की परिभाषा होगी उसमें क्या होगा कि मान लीजिए ये प्लस है, इस प्लस के इधर या तो ई होगी, या तो दीर्घ ई होगी, या तो उ होगा, या तो दीर्घ उ होगा, और या तो एक वर्ण हो सकता है कौन, री। अर्थात इससे पहले के नियम जितने भी थे 3 प्रकार, उसमें प्लस के इधर या तो आ होता था या तो दीर्घ आ होता था, अर्थात पहला वाला खंड होता था। अब यड़ संधि और अयाद संधि में, यड़ संधि में क्या रहेगा, प्लस के इधर पहला पक्ष क्या होगा, या तो ई, बड़ी ई, उ, दीर्घ उ या री, और उसका योग चाहे जिस भी स्वर से हो जाए, और चाहे जिस भी स्वर से हो जाए, जिसको कहते हैं विजातीय पद। अगर इसकी परिभाषा बताई जाए तो आपको यह बताई जाती है कि यदि ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ या री का योग
किसी असमान स्वर, इससे किसी असमान स्वर से हो जाए, असमान स्वर से हो, अगर ऐसा होता है तो परिवर्तन क्या होता है, तो परिवर्तन केवल इधर होता है। तो ई या ई का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, या में हो जाएगा। ऊ या ऊ का परिवर्तन किसमें, वा में हो जाएगा। और री का परिवर्तन किसमें, रा में हो जाएगा। लेकिन बाद वाला स्वर जो कि कोई असमान स्वर होगा उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात वो स्वर बाद में आकर के इन्हीं के साथ में जुड़ जाता है। परिभाषा क्या हुई, यदि ई या दीर्घ ई, ऊ या दीर्घ ऊ या री का योग इसी के समजातीय से ना हो, समान से ना हो, बल्कि असमान से हो। समान से अगर हो जाएगा, अगर ऊ का योग ऊ से ही हो गया तब तो दीर्घ संधि हो जाएगी, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसलिए इसका योग इनसे ना हो करके इसके इतर किसी भी स्वर से होगा तो इस पहले वाले वर्ण का परिवर्तन वा में हो जाएगा और बाद वाला स्वर ज्यों का त्यों बना रहेगा। यही कहलाती है यड़ संधि। और यड़ के साथ में स्वर नहीं जुड़ा होता। क्यों नहीं जुड़ा होता, क्योंकि परिवर्तन के बाद जो वर्ण आते हैं उनके स्वर नहीं होते। जैसे ना तो वा कोई स्वर है, ना तो या कोई स्वर है और ना तो रा कोई स्वर है, इसलिए इस संधि के नाम में स्वर नहीं लगा होता। एक उदाहरण आपको बताते हैं जिसके माध्यम से आपको समझ में आएगा। देखो, जैसे हमने एक उदाहरण लिखा प्रति और दूसरा इसी में एक शब्द जोड़ दिया, कौन, एक। अब आपका नियम क्या है कि अगर इधर ई या दीर्घ ई, ऊ या दीर्घ ऊ या री है तो आपने स्वर देखा कौन सा है, ई। इसका योग किससे हो जाए, ए से हो गया। और ए है क्या, तो ए है असमान स्वर। ए क्या है, ये है असमान स्वर। ये क्या है, असमान स्वर। अगर ऐसी स्थिति आती है तो क्या होगा, तो इस ई का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, या। और ये वाला स्वर ज्यों का त्यों बना रहेगा, अर्थात तो दोनों मिल करके शब्द एक बनाएंगे, कौन, ये। इधर फिर क्या बचेगा, तो इधर आपको पता है स्वर निकल चुका तो शब्द केवल और केवल क्या बचेगा, प्रत बचेगा। और इधर शब्द क्या बचेगा, तो इधर चूंकि ए निकल चुका है तो केवल शब्द क्या बचेगा, का बचेगा। यही शब्द इसके साथ जोड़ देंगे तो चूंकि ह्रस्व रूप में है तो इसके साथ जुड़ जाएगा और का इसके साथ जुड़ेगा तो शब्द बन जाएगा प्रत्येक। बात समझ में आई। बात क्या समझना है, समझना यह है कि अब तक की स्वर संधियों में दोनों मिल करके परिवर्तन करते थे। अब जो दो प्रकार आगे के होंगे, जड़ संधि और अयादि संधि, उसमें केवल पहले वाले वर्ण का ही परिवर्तन होगा और बाद वाला वर्ण या बाद वाला स्वर ज्यों का त्यों उसी परिवर्तन के साथ मात्रा रूप में जुड़ जाएगा। जैसे आगे के उदाहरण आपको बताते हैं। उदाहरण आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे समझिए। अगर ई का योग आ से होगा तो भी ई का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, या में। और या में परिवर्तन के बाद ये आ ज्यों का त्यों बना रहेगा, अर्थात दोनों मिल करके एक शब्द क्या बना देंगे, या। जैसे शब्द लिखा है यदि प्लस अप, यहां से स्वर क्या निकलेगा, छोटी ई। इसका योग किससे हो जाएगा, छोटा आ से। अगर ई का योग असमान स्वर से होगा तो ई का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, या में। इससे पहले क्या बचेगा, इससे पहले बचेगा यद और दा के नीचे हलंत, और हलंत क्यों, क्योंकि स्वर निकल चुका है। उसके बाद इधर का ये वाला स्वर हमने ज्यों का त्यों लिख लिया और बाद का जो भी बचा उसको भी हमने लिख लिया। जब ये दा आधा रूप में इसके साथ जुड़ जाएगा, ये आ अपने पहले आने वाले व्यंजन को पूरा कर देगा और मिल करके जो शब्द बनेगा वो शब्द बन जाएगा यद्यपि। शब्द क्या बन जाएगा, तो शब्द बन जाएगा यद्यपि। इसी को दूसरी संरचना में आपने ऐसे भी लिखा दिखा होगा, तो ये भी आपका उसी की दूसरी संरचना है। शब्द क्या बनेगा, यद्यपि। अगला उदाहरण, जैसे अगर ई का योग
आ से होगा तब भी ई का परिवर्तन किसमें होगा, या में होगा। लेकिन चूंकि ये वाला आ बना रहेगा तो अब ये दोनों मिल करके या में परिवर्तन के साथ ये वाली मात्रा इसके साथ आ जाएगी, तो अब ये परिवर्तन किसमें करेंगे, या। लेकिन या के साथ मात्रा का है कि दीर्घ आ की, क्यों, क्योंकि अब ई का योग असमान स्वर में दीर्घ आ से हो रहा है। उदाहरण जैसे यहां से स्वर निकलेगा छोटी ई, इसका योग किससे होगा, दीर्घ आ से। ई का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, या में। उसके बाद ये वाला आ ज्यों का त्यों बना रहेगा, और ये वाला आ ज्यों का त्यों बना रहेगा। इससे पहले शब्द बच क्या जाएगा, तो शब्द बचेगा अत, और ता के नीचे हलंत, क्योंकि स्वर निकल चुका है, और इधर चूंकि आ निकल चुका है तो शब्द केवल क्या बचेगा, चार। अब फिर वही रणनीति कि ये ता चूंकि आधा है तो अंतस्थ के साथ जुड़ जाएगा। ये स्वर अपने पहले वाले व्यंजन को पूर्ण कर देगा या मात्रा रूप में जुड़ जाएगा, और मिल करके जो शब्द बनेगा वो शब्द बन जाएगा अत्याचार। तो अति प्लस आचार शब्द क्या बन जाएगा, अत्याचार। अगला उदाहरण देखिए, ई का योग अगर उ से होता है तो ई का परिवर्तन या में हो जाएगा। इसके अलावा ये उ ज्यों का त्यों बना रहेगा, ये उ ज्यों का त्यों बना रहेगा। अब अगर ये उ ज्यों का त्यों बना रहेगा तो फिर परिवर्तन क्या होना है, परिवर्तन ये होना है कि अब तक आपने देखा कि या के बाद आ था तो या के साथ मात्रा काहे की लग गई, बड़ा आ की। अब या के बाद स्वर कौन सा है, छोटा ऊ, अर्थात दोनों मिल करके संरचना बनाएंगे या के साथ छोटा ऊ की मात्रा। फिर बाकी का वैसे का वैसा कि आपने देखा, इसी का उदाहरण इधर लिखा हुआ है, शब्द लिखा है अति प्लस उक्ति, अति प्लस उक्ति। देखिए उदाहरण देखते हैं। ये शब्द लिखा है, यहां से स्वर निकलेगा छोटी ई, इसका योग किससे हो जाएगा, इसके स्वर ऊ से। ई का योग असमान स्वर से होने पर ई का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, या में हो जाएगा। ये वाला स्वर ज्यों का त्यों बना रहेगा। इससे पहले शब्द बचेगा क्या, तो शब्द बचेगा अत, और ता के नीचे हलंत। हलंत क्यों, क्योंकि स्वर निकल चुका है। उसके बाद ये स्वर भी लिख चुके हैं तो केवल शब्द बचेगा का, और ती में छोटी ई की मात्रा। फिर वही ये ता इस अंतस्थ के साथ जुड़ जाएगा, ये इस या के साथ मात्रा रूप में जुड़ जाएगा, और जो शब्द बनेगा वो शब्द बनेगा अत्युक्ति। शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा अत्युक्ति। अति प्लस उक्ति शब्द क्या बनेगा, अत्युक्ति। अगला उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण है आपका, अगर ई का योग ए से हो जाए तो ई का परिवर्तन या में, उसके बाद ए ज्यों का त्यों, अर्थात दोनों मिल करके जो संरचना बनाएंगे वो बनाएंगे ये की संरचना। जैसे उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है, यहां से स्वर कौन सा निकलेगा, स्वर निकलेगा ई, उसका योग किससे होगा, योग होगा ए से। ई का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, या में, और उसके बाद ये ए ज्यों का त्यों बना रहेगा। इससे पहले क्या बचेगा, इससे पहले बचेगा प्रत, और ता के नीचे हलंत, क्योंकि स्वर निकल चुका है। यहां से भी ये स्वर निकल चुका है तो केवल शब्द क्या बचेगा, का, और फिर वही प्रोसीजर रहेगा, ता के साथ या जुड़ जाएगा, ये ए इस या को पूरा करेगा, और मिल करके जो शब्द बनेगा वो शब्द बन जाएगा प्रत्येक। शब्द क्या बन जाएगा, प्रत्येक। तो फिर वही आपको सोचना है क्या, इससे पहले की संधियों में केवल दोनों मिल करके एक परिवर्तन करते थे, अब की संधियों में या जड़ संधि में केवल पहले वाले वर्ण का परिवर्तन होता है, बाद वाला स्वर उसी के साथ में मात्रा रूप में जुड़ जाता है। अगले उदाहरण देखते हैं। देखिए, जैसे ऊ का योग अगर आ से होगा तो पता है आपको ऊ का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, वा में। बाद वाला स्वर ज्यों का त्यों बना रहेगा, फिर ये इसको पूर्ण कर देगा और एक संरचना बनाएंगे। संरचना क्या बनेगी, संरचना बनेगी वा। जैसे उदाहरण, मधु प्लस अर, यहां से स्वर कौन सा निकलेगा, स्वर निकलेगा ह्रस्व उ, उसका योग किससे हो जाएगा, आ से। और आ क्या है, इस छोटा उ के लिए असमान स्वर,
अगर असमान स्वर से होगा तो ऊ का परिवर्तन किस में हो जाएगा, वा में हो जाएगा, और वा के बाद ये वाला आ ज्यों का त्यों बना रहेगा। इससे पहले शब्द क्या बचेगा, इससे पहले शब्द बचेगा मध और ध के नीचे हलंत, क्योंकि स्वर निकल चुका है। उसके बाद ये वाला स्वर हमने लिख लिया तो शब्द केवल बचा री। अब ये धा इस वा के साथ जुड़ करके लिख जाएगा क्योंकि ये अर्ध रूप में है, और ये वाला आ इस वा को पूरा कर देगा क्योंकि इससे पहले का व्यंजन क्या है, अधूरा है, और मिल करके जो शब्द बनेगा वो शब्द बनेगा मध्वरी। मधु प्लस अरि शब्द क्या बनेगा, शब्द बन जाएगा मध्वरी। अगला उदाहरण, अगर ऊ का योग आ से होगा तो ऊ का परिवर्तन वा में होगा, और वा के साथ चूंकि आ जुड़ जाएगा तो ये वा हो जाएगा पूर्ण रूप में। अब देखो समझना आपको क्या है, समझना यह है कि इससे पहले के या ये उदाहरण हमने पढ़ा तो एक चीज समझ में आई कि अगर ई होगा या दीर्घ ई होगा तो उसका परिवर्तन या में हो जाएगा, या ऊ होगा उसका परिवर्तन वा में हो जाएगा। लेकिन क्या, जो बाद वाले स्वर होते हैं वो मात्रा रूप में उसी या तो या के साथ जुड़े होंगे, या तो वा के साथ जुड़े होंगे, या तो रा के साथ जुड़े होंगे। जितने भी उदाहरण हैं उन सब में आप यही चीजों को देखेंगे। जैसे अगला उदाहरण है, यहां से स्वर निकलेगा दीर्घ ऊ, इसका योग हो जाएगा आ से। अगर आ से योग होगा तो ऊ का परिवर्तन वा में हो जाएगा, और अब वा पूर्ण रूप में रहेगा। क्यों, क्योंकि हमने इस आ को इसके साथ जोड़ करके पहले ही लिख दिया। इधर शब्द क्या बचेगा, इधर शब्द बचेगा वध और धा के नीचे हलन, और इधर शब्द क्या बचेगा, इधर शब्द केवल बचेगा या, और या के ऊपर रेफ रा। ये धा इसके साथ जुड़ जाएगा, चूंकि स्वर पहले ही जुड़ चुका तो जो शब्द बनेगा वो शब्द बन जाएगा वध्वर्य। शब्द क्या बन जाएगा, वध्वर्य। तो वधु प्लस अर्य शब्द क्या बन जाएगा, वध्वर्य। अगला उदाहरण है भानु प्लस आगमन। यहां से स्वर निकलेगा छोटा ऊ, इसका योग हो जाएगा दीर्घ आ से, और ऊ का योग असमान स्वर से होने पर ऊ का परिवर्तन हो जाएगा वा। वा के साथ इस दीर्घ आ के जुड़ने से वा के साथ मात्रा काहे किया जाएगी, दीर्घ की। हमने इसको जोड़ दिया, इससे पहले की संरचनाओं में हमने इसको अलग अलग लिखा था। इधर शब्द क्या बचेगा, इधर शब्द केवल बचेगा भान और न के नीचे हलंत, क्योंकि स्वर निकल चुका है। इधर वह हमने लिख दिया, संरचना जुड़ करके बनी। इधर का शब्द क्या बचा, चूंकि स्वर निकल चुका है तो केवल शब्द बचा गमन। केवल शब्द क्या बचा, गमन। अब ये ना इस अंतस्थ के साथ जुड़ जाएगा और जो शब्द बनेगा वो शब्द बनेगा भान वागमन। शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा भान वागमन। तो भानु प्लस आगमन शब्द क्या बनेगा, भान वागमन। अगला उदाहरण देखिए, अगला उदाहरण क्या है, अगला उदाहरण है आपका ऊ का योग अगर औ से हो। जैसे इंदु प्लस औदार्य, यहां से स्वर कौन सा निकलेगा, छोटा ऊ। ये शायद आपको न दिख रहा हो इसलिए इसको हम चेंज कर लेते हैं। जैसे उदाहरण है आपका ऊ का योग औ से, यहां से स्वर निकलेगा ऊ, और यहां से इसका योग होगा किससे, औ से। अगर ऊ का योग किसी असमान स्वर से होता है तो ऊ का परिवर्तन हो जाएगा वा में, और वा के साथ इसी परिवर्तन की मात्रा इसके साथ लग जाएगी जो बाद वाले शब्द का पहला वाला स्वर होगा। तो वा के साथ हमने मात्रा काहे की लगा दी, औ की। क्यों, क्योंकि यहां हमने इस ऊ का योग अगर आ से हुआ था तो इस ऊ का परिवर्तन वा में हुआ था, और वा के साथ हमने मात्रा काहे की लगा दी थी, दीर्घ आ की। वैसे ही औ की मात्रा किसमें लगा दी, वा। इधर शब्द क्या बचा, इधर शब्द केवल बचा इंद। ऊपर तो रहेगा अनुस्वार, लेकिन अब द के नीचे क्या हो जाएगा, हलंत, स्वर निकल चुका। इधर शब्द क्या बचा, औ तो निकल गया, केवल शब्द क्या बचा, दार्य। जब ये द आधा रहेगा तो वा के साथ जुड़ जाएगा और ये मिल करके शब्द क्या बनेगा, तो शब्द आप जानते हैं, शब्द बन जाएगा इंदोदार्य। शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा इंदोदार्य, और उसको जोड़ करके
ऐसे शब्द लिख दिया जाता है इंदोदार। शब्द क्या बन जाएगा? इंदोदार। अच्छा उदाहरण है, इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये आपके एग्जाम के लिए। देखते हैं अगले उदाहरण। अगले उदाहरण जैसे अगर री का योग किसी असमान स्वर से हो जाए तो री का परिवर्तन किसमें होगा? री का परिवर्तन हो जाएगा रा। जो स्वर आएगा वो ज्यों का त्यों बना रहेगा। ज्यों का त्यों बना रहेगा तो रा के साथ जुड़ करके वो अपनी पूर्ण संरचना बनाएगा। अर्थात री के साथ अगर आ आएगा तो रा पूर्ण अवस्था में, री के साथ अगर ओ आएगा तो रा के साथ मात्रा काहे की हो जाएगी? ओ की। क्यों हो जाएगी? क्योंकि री का परिवर्तन रा में होगा और उसके बाद ओ ज्यों का त्यों बना रहेगा और दोनों मिल करके ही बना देंगे संरचना कौन सी? रो। जैसे उदाहरण समझिए। उदाहरण क्या है? मातृ प्लस अर्थ। यहां से स्वर कौन सा निकलेगा? री। इसका योग किससे हो जाएगा? आ से। री का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? रा में। उसके बाद ये आ ज्यों का त्यों बना रहेगा। इधर शब्द क्या बचा? चूंकि री निकल चुका तो शब्द केवल और केवल क्या बचा? मात। शब्द क्या बचा? मात। इधर शब्द क्या बचा? था और था के ऊपर रेफ रा। ये ता और रा हमने आपको वर्णमाला में बताया है कि एक शब्द होता है, वर्ण होता है त्रा, जिसकी संरचना बनती है ता प्लस रा के योग से। अगर आप इस वर्ण को ऐसे लिख सकते हो तो फिर इन दोनों वर्ण को आप ऐसे भी लिख सकते हो। और यही आपको दिख रहा है कि अगर इस ता को इस रा को हम जोड़ दें तो एक वर्ण लिख सकते हैं क्या? त्रा। पहले वाला अक्षर ज्यों का त्यों हमने लिख दिया, उसके बाद वाला चूंकि आपको पता है ये आ इस रा को पूरा कर चुका है और था ज्यों का त्यों हमने लिख दिया। शब्द क्या बन गया? मात्रार्थ। शब्द क्या बन गया? तो शब्द बन गया मात्रार्थ। और ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है। जैसे एक शब्द हमने लिख दिया, मान लीजिए पित्रानुमति। शब्द हमने क्या लिख दिया? पित्रानुमति। इसका संधि विच्छेद आपको करना है। कैसे होगा? तो सेम प्रोसीजर है, लेकिन चूंकि आपको मात्रा ये दीर्घ की दिख रही है तो इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये दीर्घ संधि का उदाहरण होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये दूसरा शब्द भी लिख देते हैं। एक लिखा है पित्रानुमति और दूसरा शब्द लिखा है मित्रानुमति। दोनों में अंतर क्या है? अंतर एक यड़ संधि का उदाहरण है, एक दीर्घ संधि का उदाहरण है, जबकि दोनों में संरचनाएं बिल्कुल एक जैसी है। तो विच्छेद आप करिएगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगला उदाहरण है भ्रातृ प्लस ओक। यहां से स्वर निकलेगा री, इसका योग हो जाएगा किससे? ओ से। और री का परिवर्तन ओ के साथ होगा तो री का परिवर्तन रा में और ओ की मात्रा इसके साथ लग जाएगी। इधर शब्द क्या बचेगा? इधर शब्द केवल बचेगा भ्रात और ता के नीचे हलंत। उसके बाद यहां केवल बचेगा का, क्योंकि स्वर पहले ही निकल चुका। फिर वही ता और रा की संरचना बनाएगा त्रा, और त्रा के साथ मात्रा काहे की हो जाएगी? ओ की, क्योंकि रा के साथ मात्रा काहे की है? ओ की। अर्थात ये शब्द क्या बनेगा? शब्द बन जाएगा भातृक। शब्द क्या बन जाएगा? भ्रातृक। संस्कृत के शब्द हैं और इंपॉर्टेंट शब्द हैं, ये आपको याद रखना है। तो शब्द क्या बन जाएगा? भ्रात। या शुरुआती शब्द का अंतिम वर्ण। अंतिम वर्ण का अर्थ है कि प्लस के इधर या तो ए हो, या तो ऐ हो, या तो ओ हो और या तो औ। अर्थात ए ऐ ओ औ का योग किसी स्वर से होने पर, किसी स्वर से होने पर। यड़ संधि की भी क्लास में हमने आपको बताया था कि अब परिवर्तन केवल पहले वाले पक्ष का ही होगा। यड़ संधि में भी इधर वाले वर्ण ही परिवर्तित होते थे, अयाद संधि में भी इधर वाले वर्ण ही परिवर्तित होंगे, बाद का स्वर ज्यों का त्यों बना रहेगा। जबकि दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि में दोनों वर्ण मिल करके परिवर्तन करते हैं। समझिए, अगर ये स्थिति होती है कि ए या ऐ, ओ या औ का योग किसी स्वर से हो जाए तो ए का परिवर्तन किसमें हो जाता है? ए का परिवर्तन हो जाता है अयन। और या के नीचे हलंत है, ये याद रखिएगा। और इस अय का परिवर्तन हो जाता है किसमें?
अय का परिवर्तन हो जाता है आय में। वैसे ही ओ का परिवर्तन हो जाता है किसमें, अव में, और औ का परिवर्तन हो जाता है आव में। यही कहलाती है कौन सी संधि, अयादि संधि। लेकिन इतने परिवर्तन के बाद जो बाद वाला स्वर रहता है वो ज्यों का त्यों बना रहता है, अर्थात परिवर्तन केवल पहले पक्ष में हुआ है, बाद वाला पक्ष ज्यों का त्यों बना रहेगा। यही स्वर बाद में आ करके या तो इस वा के साथ में या तो इस या के साथ में जुड़ जाता है। और कैसे जुड़ेगा, मात्रा रूप में। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, आगे उदाहरण आपके लिखे हुए हैं, तो इसी के उदाहरण हम लोग आगे समझेंगे। परिभाषा एक बार फिर समझ लीजिए। अगर ए अय ओ औ का योग किसी भी स्वर से हो जाए तो ए का परिवर्तन अय में, अय का परिवर्तन आय में, ओ का परिवर्तन अव में और औ का परिवर्तन आव में हो जाएगा। यह परिवर्तन की प्रक्रिया ही अयादि संधि कहलाती है। अब समझते हैं उदाहरण जैसे शब्द लिखा है ए प्लस आ, और ए प्लस आ का योग आपको पता है, अगर ए का योग असमान स्वर से हुआ तो ए का परिवर्तन इसमें हो जाएगा अय। कैसे हो जाएगा यहां समझते हैं। और बाद वाला स्वर ज्यों का त्यों बना रहता है, ये तो आपको ध्यान ही रखना है। बाद में यही आ इस या के साथ जुड़ जाता है और संरचना कैसी बनाएगा, संरचना बनाएगा अय के जैसे। अब समझते हैं उदाहरण। शब्द लिखा है ने प्लस अन। यहां से आप समझ रहे हैं स्वर कौन सा निकलेगा, ए निकलेगा। यहां से स्वर कौन सा निकलेगा, आ निकलेगा। अगर ए का योग असमान स्वर से होता है तो ए का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, ए का परिवर्तन हो जाएगा अय में। इधर स्वर कौन सा बच गया, इधर एक वर्ण बचा ना, और ना के नीचे हलंत रहेगा क्योंकि स्वर ए जो कि मात्रा रूप में जुड़ा था निकल चुका है। इधर शब्द क्या बचा, इधर बचा, चूंकि आ निकल चुका है तो केवल और केवल क्या बचा, ये आ यहां लिख लिया जाए। उसके बाद जो ऊपर बच गया ना, उसको हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। अब आपको हम बार बार बताते हैं कि क्या अगर किसी स्वर से पहले कोई व्यंजन अर्ध रूप में है तो वो स्वर उसी व्यंजन के साथ मात्रा रूप में जुड़ जाएगा। और वैसी ही स्थिति यहां भी आप देख रहे हैं, अर्थात ये आ इस ना को पूरा करेगा तो हमने ना लिख दिया, ये आ इस या को पूरा करेगा तो हमने या लिख दिया, और ये ना पूर्ण रूप में है तो हमने ना लिख दिया। तो ने प्लस अन शब्द का बन गया, शब्द बन गया नयन, और नयन शब्द क्या है, आंख का पर्यायवाची। नयन शब्द क्या है, आंख का पर्यायवाची। दूसरा उदाहरण समझिए। अगर अय का योग आ से हो जाए, जैसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है, यहां से अगर देखिए मात्रा काहे की निकलेगी, मात्रा निकलेगी अय की। अय में एक दूसरी विशेषता समझ लीजिए कि केवल मात्रा रूप में लिखते हैं तो दो मात्राएं होती हैं, लेकिन जब ये अपने मूल रूप में आता है तो केवल मात्रा कितनी होती है, एक। इसको लेखन में भी कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, इसलिए आपको यहां भी ध्यान रखना है। यहां से स्वर निकलेगा अय, इसका योग हो जाएगा किससे, आ से। उसके बाद अय का योग असमान स्वर से होने पर अय का परिवर्तन हो जाएगा किसमें, आय में हो जाएगा। उसके बाद वाला स्वर ज्यों का त्यों लगा रहेगा। इधर क्या बच जाएगा, इधर केवल बचेगा विध। केवल क्या बचेगा, विध, और धाग के नीचे हलंत क्योंकि स्वर निकल चुका है। उसके बाद ये आ चूंकि हमने लिख लिया, केवल शब्द क्या बचा, का। अब देखिए मिलकर के शब्द क्या बनाएगा, ये दीर्घ आ इस धा के साथ जुड़ जाएगा तो धा में दीर्घ आ की मात्रा लग जाएगी। ये आ इस या को पूरा करेगा तो या पूर्ण रूप में हो जाएगा, अर्थात जो शब्द बनेगा धा में दीर्घ आ की मात्रा तो हो गया विधा। या पूर्ण रूप में तो हमने लिख दिया या, उसके बाद शब्द लिखा है का तो हमने लिख दिया का, अर्थात विधेय प्लस अक शब्द क्या बनेगा, विधायक। ये आपका इंपॉर्टेंट उदाहरण है, इसको याद रखिएगा। अगला शब्द देखिए, शब्द जैसे लिखा है हो प्लस अन। शब्द क्या लिखा है, हो प्लस अन। यहां से ओ का योग आ से हो रहा है, हमने यहां से स्वर निकाल दिया ओ, और इसका योग हो गया किससे, आ से। अगर ओ का योग असमान स्वर से होता है तो ओ का परिवर्तन हो जाता है किसमें, अव में। किसमें हो जाएगा, अव में।
इस अब से पहले बच क्या गया, तो चूंकि स्वर निकल चुका है तो अब हा बचेगा, लेकिन हा के नीचे हलंत लगेगा। क्यों? चूंकि स्वर निकल चुका है। बाद में शब्द क्या बचा, तो बाद वाला ये स्वर ज्यों का त्यों बना रहेगा, हमने लिख दिया। उसके बाद में क्या बचेगा, तो चूंकि स्वर निकल चुका है केवल शब्द क्या बचा, ना। क्या बचा? ना। फिर वही प्रक्रिया, ये आ इस हा को पूरा करेगा, ये आ इस वा को पूरा करेगा, और जो शब्द बन जाएगा, तो हा भी पूर्ण रूप में है, वा भी पूर्ण रूप में है, और ना भी पूर्ण रूप में है, अर्थात शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा हवन। अगला उदाहरण देखिए, शब्द लिखा है कलौ प्लस आ। ये भी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, क्योंकि इस शब्द में केवल और केवल प्रत्यय जुड़ रहा है आ के रूप में, जबकि आ का प्रयोग सामान्य रूप में केवल उपसर्ग रूप में किया जाता है। जैसे समझिए, यहां से स्वर कौन सा निकलेगा, यहां से स्वर निकलेगा औ। इसका योग किससे हो जाएगा, इसका योग हो जाएगा आ से। अगर अ का योग असमान स्वर से होता है तो अ का परिवर्तन हो किस में जाएगा, अ का परिवर्तन हो जाएगा आ में, और वा के नीचे हलंत रहेगा। उसके बाद इधर शब्द क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा आ। इस आव से पहले क्या बचेगा, तो चूंकि स्वर निकल चुका है केवल शब्द क्या बचेगा, केवल शब्द बचेगा कल, और ना के नीचे हलंत रहेगा। क्यों? चूंकि स्वर इसके साथ निकल चुका है। फिर वही संरचना, ये दीर्घ आ इस ला को पूरा करेगा, तो ला के साथ मात्रा काहे की आ जाएगी, दीर्घ की। फिर ये वाला आ इस वा को पूरा करेगा, तो वा हो जाएगा पूर्ण रूप में, और शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा कलाव। तो चारों उदाहरण ही महत्वपूर्ण है। विधेय प्लस अक शब्द क्या बनेगा, विधायक। कलौ प्लस आ शब्द क्या बनेगा, कलाव। वैसे ही हो प्लस अन शब्द क्या बनेगा, हवन। देखते हैं अगले उदाहरण।